गुड इवनिंग। क्या पढ़ रहे थे अपन? पंपिंग वगैरह हो गई थी ना? पंपिंग के मेथड्स भी हो गए थे, सारे के सारे हो गए थे। ठीक है, चलो उसके बाद आज अपना ऑप्टिक्स का लास्ट टॉपिक है। कौन कौन से लेजर्स अपने सिलेबस में? एक तो रूबी लेजर है, एक हीलियम नियॉन लेजर है, उसके बाद एक छोटा सा टॉपिक होलोग्राफी है। चलो आज कंप्लीट निपटा देते हैं इसको। रूबी लेजर, ठीक है। इसका नाम आपने सुना है कि रूबी? नाम रूबी नहीं सुना तो इसका एक सिमिलर नाम बता दूं आपको। ब्याह शादी को टाइम हुआ है या घर थे कदे सुना होगा ना, बड़ी वो कपड़ों कठों ले वो रूबिया कलर को है, कहते नहीं क्या? तो रूबिया कलर का मतलब रूबी का मतलब रूबी कलर जो होता है ना, रूबी हल्का गुलाबी रंग जो होता है ना? हाँ, गुलाबी रंग की होती है रेजर, हल्का थोड़ा गुलाबी रंग का सा होता है, इसको रूबी कहते हैं इस कलर के कारण ही, है ना? होता क्या इस लेजर में, इस लेजर के बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन अपन देखें तो रूबी लेजर है वो इनिशियली सबसे पहले मैनन ने याद की थी। मैमन ने सबसे पहले किसने इसके बारे में बात करी? मैमन ने 1960 के दौर में बात करी थी इसके बारे में, ठीक है। जब उससे पहले जस्ट इसका दिया ही जा रहा था कि ऐसे लेजर बनाए जा सकते हैं, मेसर के निर्माण के बाद की बात है, 1960 में खोज की या बनाया की बात है, ठीक है ना? इसलिए इसको प्रथम प्रकाश लेजर कहा जाता है। कौन सा? कौन सा लेजर कहा जाता है? प्रथम प्रकाश लेजर कहा जाता है। होता क्या इसमें, और खास बात प्रथम प्रकाश लेजर है, और इसमें इसके साथ ही लिख दूं मैं यहां एक बात, त्रिस्तरीय लेजर है। थ्री लेवल लेजर। कौन सा है? दो एग्जाम्पल अपने यहां, पहला 3 स्तर का है और हीलियम नियोन कितने का है? 4 लेवल का है। पढ़ेंगे 1 बाय 1 करके। ये सीधी सी बात है। होता क्या इसमें रूबी लेजर में, इसमें एल्यूमिनियम ऑक्साइड का क्रिस्टल होता है, उसमें डोपिंग होती है क्रोमियम आयन डोपिंग। क्रोमियम 3+ की डोपिंग होती है। किसकी जगह पर है? कुछ एल्यूमिनियम आयनों की जगह पर। किसकी जगह पर? कुछ एल्यूमिनियम 3+ आयनों की जगह पर। इनकी जगह पर डोपिंग होती है, और मैक्सिमम ये डोपिंग कितनी कर सकते हैं अपन? 0.05% मैक्सिमम डोपिंग। कितनी? इस एल्यूमिनियम ऑक्साइड का जो क्रिस्टल अपन चुनते हैं उसकी कितना वेट? 0.05% वेट है, उतना अपन क्या कर सकते हैं? हाँ, रख सकते हैं। और जैसे ये डोपिंग होती है ना, ये डोपिंग होने के कारण, क्रोमियम 3+ आयनों के कारण क्रिस्टल का जो रंग है हल्का गुलाबी हो जाता है, रूबी। इसके कारण होता है इसका कलर गुलाबी, जो रंग इसमें आता है वो इसके कारण आता है, रूबिया कलर का। इसलिए अपन इसको कहते हैं कि रूबी कलर की लेजर होती है, इसी के नाम पे इसका नाम भी दिया गया, रूबी कलर, ठीक है। ये स्थिति है। अब इसमें जो लेजिंग एक्शन होती है वो भी किसमें होती है? लेसर प्रक्रिया जो होगी इन्हीं क्रोमियम आयनों में होगी, इन आयनों में होगी लेजिंग प्रक्रिया, है ना? ये ध्यान रखना। एल्यूमिनियम ऑक्साइड का क्रिस्टल होता है, उसमें डोपिंग होती है क्रोमियम की, इसके कारण इसका गुलाबी रंग थोड़ा सा आ जाता है, और इन्हीं में ये जो आयन होते हैं क्रोमियम आयन, इन्हीं में क्या होती है? लेजिंग एक्शन होती है। ध्यान रखना। खास बात क्या रहती है? ये जो क्रोमियम आयन होते हैं, इसमें थोड़ा सा ऐड कर दूं मैं, इसी को आगे बढ़ाते, Cr+3 के स्पेक्ट्रम में, या
CR+3 जो है वो स्पेक्ट्रम में पराबैंगनी प्लस नीला प्लस हरा, जो हरे, नीले और हरे बैंड को बैंड का अच्छे से अवशोषण करता है। तथा लाल व पीले प्रकाश के लिए पारदर्शी होता है, उनका अवशोषण नहीं करता। इसका जो एनर्जी लेवल होता है, एनर्जी लेवल्स होते हैं, उनमें इस प्रकार का आपके पास अरेंजमेंट या एनर्जी गैप देखने को मिलता है। वो इस बैंड को तो बहुत अच्छे से अवशोषण करता है। और इसमें विजुअल रेंज में तो अपन नीले हरे की बात करें तो लगभग 5500-5600 से लेकर 40, 4000, 2000 के आसपास, 4200 के आसपास, 4200, 4100 के आसपास का जो बैंड होता है उसको क्या करता है ये। हाँ, और खास बात, लेजर की दो प्रकार अपने पढ़ने थे, उनमें से अपन इसकी बात करें कि ये जो लेजर होता है, यह लेजर, ये याद रखना, एक स्पंद लेजर है, पल्स लेजर, याद रखना। जबकि हीलियम नियॉन कैसा है, कंटिन्यूअस लेजर है। इसमें जो आउटपुट मिलता है आपको पल्स के रूप में मिलता है। हाँ, होता क्या है, कोरेंट ही है, होता कोरेंट है, हाई इंटेंस होता है, लेकिन कैसा होता है, पल्स के रूप में रहता है, शॉर्ट ड्यूरेशन होता है उसका। पल्स का ड्यूरेशन क्या रहता है, काफी शॉर्ट रहता है। इस प्रकार का लेजर होता है। बना दिया है ना। चलो, अब इसका अपन क्या करते हैं, कंस्ट्रक्शन कैसे करते हैं वो अपन देखते हैं। कंस्ट्रक्शन करने के लिए सबसे पहले बनावट क्या रहती है इसकी। इसमें रूबी की रॉड लेते हैं अपन एक, ये रूबी की रॉड ली है अपन ने। इस लगभग 1 सेंटीमीटर व्यास रहता है, डायमीटर जो रहता है वो लगभग कितना लेते हैं इसका, 1 सेंटीमीटर के आसपास लेते हैं डायमीटर। लेंथ जो लेते हैं वो कितनी, 5 सेंटीमीटर के आसपास, 4 से 5 सेंटीमीटर के आसपास इसकी लेंथ रहते हैं। यहां इसमें क्या लगा देते हैं, मिरर, यानी रिफ्लेक्टेड पार्ट इसका ये रिफ्लेक्टेड पार्ट, 100% रिफ्लेक्टेड मिरर है आपके पास। ठीक है, इसकी रिफ्लेक्टिविटी कितनी अपन बाद में लिख देंगे, चलो पहले डिजाइन कर लें इसकी। और ये जो पार्ट रहता है इसका, ये वाला जो मिरर रहता है, इसकी रिफ्लेक्टिविटी क्या रहती है, पार्शियल रहती है, ये पार्शियल रिफ्लेक्टिव होता है। फिर क्या करते हैं, इसको एक कांच के नली में रख देते हैं। ठीक है, और ये क्रिस्टल होता है, रूबी क्रिस्टल बोलते हैं इसको। Al2O3 प्लस क्रोमियम डॉप्ट, या यूं कहें कि क्रोमियम डॉप्ट Al2O3। इसका क्रिस्टल होता है। ठीक है, और होता क्या इसमें बेसिकली, इसके ऊपर क्या रहता है, जिनॉन के पंपिंग के लिए, है ना, एक ट्यूब लपेट के रखते हैं अपन इसके ऊपर से। ये एक ट्यूब रहती है। ठीक है, और फिर क्या करते हैं, ये व्यवस्था करते हैं बाहर से एक पर्टिकुलर इसकी।
या कूलिंग एजेंट, ये इसमें से जाता है, ये इनलेट कह सकते हैं आप इसको, और यहां आउटलेट बाहर निकल सकता है यहां से रेगुलर आउटलेट। और कूलिंग एजेंट के तौर पे क्या काम में लेते हैं अपन नॉर्मली, लिक्विड नाइट्रोजन या वाटर भी काम में ले सकते हो आप जनरली। ये इसमें सिंपल सा सिस्टम रहता है आपके पास, ठीक है। ये जिनॉन वो क्षण दीप्ति ट्यूब बोलते हैं इसको, और यहां से पावर सप्लाई ऐड करते हैं इसको, क्या ऐड कर देते हैं, पावर सप्लाई। जिनॉन फ्लेक्स ट्यूब, ठीक है। जिनॉन क्षण दीप्ति नलिका रहती है। ये जो आपके पास है ये 100% रिफ्लेक्टेड मिरर, और ये पार्शियली स्कैटर्ड मिरर, पार्शियली रिफ्लेक्टेड। इधर से आपको लेजर लाइट मिलती है पुंज के रूप में, स्पंद के रूप, बीम के रूप में मिलती है, लेकिन स्पंद से मिलकर बनी होती है लेजर बीम ऑफ वेवलेंथ कितनी, 6943 एंगस्ट्रॉम, रेड कलर के, क्लियर। पल्स लेजर, क्लियर। ये सिंपल सी बात होती है, बना दो। विजिबल रीजन में आपको मिलती है। क्लियर, आगे समझ में। ये आपके पास रूबी क्रिस्टल होता है बीच वाला, जिसमें मैंने रख रखा है रूबी क्रिस्टल, क्रोमियम डॉप्ड एल्यूमिनियम ऑक्साइड क्रिस्टल होता है, सिंपल सी बात रहती है। हम ये वाला पार्ट है 100% क्या कर देते हैं, पॉलिश कर देते हैं, रिफ्लेक्टिविटी 100% रहती है। किसके लिए, इंटेंसिटी इंक्रीज करने के लिए, मल्टीपल रिफ्लेक्शन करवा करके। ये रेजोनेंट कैविटी का काम यही करती है। ये जो क्रिस्टल होता है खुद ही किसका काम करता है, रेजोनेंट कैविटी का काम करता है ये वाला, ठीक है। इसी का, हाँ, इसकी लेंथ कितनी लेते हैं, लगभग 4 से 5 सेंटीमीटर, और डायमीटर कितना लेते हैं इसका, लगभग 1 सेंटीमीटर के आसपास लेते हैं। इसके ऊपर जिनॉन क्षण दीप्ति की ट्यूब लपेटी रहती है, इसमें जिनॉन गैस भरी रहती है, उसमें डिस्चार्ज कराते हैं जिनॉन गैस में, तो वहां फ्लैश लाइट निकलती है, और ये भी पल्स के रूप में निकलती है। किसके रूप में निकलती है, तो इसका मूल रूप से पल्सिव लेजर होने का कारण यही है, ये पल्स के रूप में निकलती है, एक बार एक्साइटेड कर देती है, पॉपुलेशन इन्वर्जन कर देती है, और उसके बाद दोबारा से पल्स आती है, वो फिर से पॉपुलेशन इन्वर्जन करती है। तो पल्स के रूप में ही फिर आपको क्या मिलता है, आउटपुट में लेजर मिलती है पल्स के रूप में, ठीक है। तो ये भी पल्स ही होती है आपके पास, पल्स के रूप में ही होती है, तो इसलिए आपको क्या मिलता है, इसमें भी आउटपुट में लेजर कैसे मिलती है, पल्स के रूप में मिलती है। तो काम हुआ क्या, सबसे पहला काम रेजोनेंट कैविटी का काम किसने किया, लेजर के 3 पार्ट ध्यान होने चाहिए। रेजोनेंट कैविटी का काम किसने किया, इस क्रिस्टल ने किया, क्रोमियम डॉप्ड क्रिस्टल जो थे, जिसको अपन रूबी क्रिस्टल कहते हैं, उसने किसका काम किया, हाँ 4 से 5 सेंटीमीटर के आसपास लंबा रहता है, लगभग 0.5 सेंटीमीटर की रेडियस, या यूं कह दो कि 1 सेंटीमीटर के आसपास डायमीटर इसका होता है। ये रहता है इसका, एक साइड 100% रिफ्लेक्टिव होता है, दूसरा साइड पार्शियली रिफ्लेक्टिव होता है, अराउंड 90% रिफ्लेक्टिव होता है। पार्शियली रिफ्लेक्टेड मिरर अराउंड 90% रिफ्लेक्शन इसका होता है, ठीक है। तो ये रूबी क्रिस्टल ही किसका काम करता है, रेजोनेंट कैविटी का काम करता है, कैविटी रेजोनेटर का काम, ये अनुनादी गुही का काम यही करता है। इसमें आपके पास क्या करते हो, ये जो क्रोमियम आयन होते हैं, क्रोमियम आयन में 3d3 इलेक्ट्रॉन वाली व्यवस्था रहती है, 3+ में 1 आयन का स्ट्रक्चर जो रहता है आपके पास, क्रोमियम जो रहता है उसके पास क्या रहता है, 3d5 और 4s1 ये रहता है। तो इस केस में क्या रहता है, क्रोमियम 3+ में, उसमें क्या अवस्था बनती है, 3d3 वाले बचते हैं, और तीनों इलेक्ट्रॉन कैसी स्थिति में, सेम स्पिन में रहते हैं, इसलिए इसकी मल्टीप्लिसिटी कितनी रहती है,
2s प्लस प्लस 1 कितना 4, हाफ हाफ हाफ, स्पिन कितना कंसिडर करोगे 3/2, क्या हो जाएगी 4s प्लस 1। तो इसका जो एक्साइटेड स्टेट रहेगा उस केस में 3d प्लस वाले केस में, तो ये इलेक्ट्रॉन जब जाएंगे तो इनकी मल्टीप्लिसिटी कितनी रहेगी उस स्टेट में, 4 मल्टीप्लिसिटी के स्टेट रहेंगे। हाँ होता क्या बेसिकली देखो, जैसे ये जिनॉन गैस भरी हुई ये ट्यूब रहती है, इसमें पावर सप्लाई से अपन डिस्चार्ज कराते हैं जिनॉन गैस का, तो फ्लैश निकलती है ना, अचानक से फ्लैश निकलती है, दीप्ति निकलती है, क्षण दीप्ति, तुरंत एक चमक निकलती है। उस चमक के कारण ये जो रूबी क्रिस्टल है इसमें ये जो क्रोमियम आयन होते हैं, क्रोमियम आयन ये वाले, ठीक है, ये क्रोमियम आयन क्या करते हैं, और ग्राउंड स्टेट में इनके जो इलेक्ट्रॉन होते हैं 1 2 3, तीनों में से कोई सा भी इलेक्ट्रॉन, इनमें से कोई सा भी इलेक्ट्रॉन क्या करता है, एनर्जी गेन करता है और किस में चला जाता है, एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है, ठीक है। वहां से क्या करता है, किसी मेटास्टेबल स्टेट में जाता है और उसके बाद लेजिंग एक्शन शुरू हो जाती है। किस में होती है ये, क्रोमियम आयन में होती है। ये सिंपल सा काम होता है। तो सीधा सा काम क्या, पंपिंग का काम किसने किया, जिनॉन फ्लैश ट्यूब ने किया। तो पंपिंग कैसी हुई, ऑप्टिकल पंपिंग, फ्लैश गई ना, लाइट गई, तो लाइट से पंपिंग होती है। तो रूबी लेजर में जो पंपन की क्रिया वो किससे होती है, किससे, ऑप्टिकल से होती है, ऑप्टिकल पंपिंग से होती है, जिनॉन क्षण दीप्ति से होती है। जिनॉन गैस जो होती है उसमें डिस्चार्ज कराया जाता है, तो क्या होता है, जैसे डिस्चार्ज होता है उसमें क्या स्थिति बनती है, फ्लैश निकलती है, लाइट चमक निकलती है, और वो चमक से क्या होता है, रूबी क्रिस्टल उसको क्या करता है, ऑब्जॉर्ब करता है, और उसमें भी क्रोमियम आयन ऑब्जॉर्प्शन करते हैं, तो वो एक्साइटेड स्टेट में जाते हैं। वहां से मेटास्टेबल के थ्रू जब आते हैं स्टिमुलेटेड एमिशन से, तो आपको लेजिंग एक्शन करते हैं और लेजर लाइट पल्स के रूप में देते हैं। तो पल्सिव बीम आपको मिलती है 6943 एंगस्ट्रॉम के आसपास मिलती है, रेड कलर रीजन में मिलती है। ये जो क्रोमियम आयन होते हैं इनका जो अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम होता है वो इंफ्रारेड में बहुत स्ट्रांग होता है, ब्लू में स्ट्रांग होता है, और ग्रीन रीजन जो ग्रीन एरिया जो रहता है उसमें क्या रहता है, काफी स्ट्रांग रहता है। तो इनको तो क्या कर लेते हैं, काफी अच्छे से अब्जॉर्ब करते हैं। रेड और ब्लू को ये क्या करते हैं, जाने देते हैं, है ना। लेकिन आउटपुट में आपको फिर क्या मिलता है, मेटास्टेबल स्टेट के थ्रू रेड कलर मिलता है इसमें, समझ गई बात आप। तो ये स्थिति इनमें होती है। तो क्रोमियम आयन इसमें बेसिकली किसमें भाग लेता है, लेजिंग एक्शन में भाग लेता है। तो सक्रिय माध्यम का काम किसने किया, रूबी क्रिस्टल में क्रोमियम आयनों ने किसका काम किया, सक्रिय माध्यम का काम किया। और रूबी क्रिस्टल जो पूरा था इसने किसका काम किया, रेजोनेट कैविटी का, अनुनाद गुहिता का, क्योंकि 3 चीजें चाहिए। और तीसरी चीज पंपिंग, पंपिंग का काम किसने किया, जिनॉन क्षण दीप्ति ने किया, ठीक है ना, उसने जिनॉन इसने काम किया। अब क्या होता है कि यहां से क्रोमियम आयन इससे जो क्षण दीप्ति से जो हीट जनरेट होती है वो सारी तो ले नहीं पाते, क्रिस्टल हीट अप होना शुरू हो जाता है, आसपास के एनवायरमेंट जो इसमें आपने चैम्बर में भर कांच की ट्यूब में आपने रख रखा है इसको गर्म होने लग जाता है। तो वो क्या करें फिर इससे, क्योंकि इसकी फिर वर्किंग डिस्टर्ब होती है, उसके लिए क्या करें फिर, इसके चारों तरफ किसकी व्यवस्था रहती है, कूलिंग एजेंट की व्यवस्था रहती है। ये कूलिंग एजेंट क्या करता है, चारों तरफ से हीट अब्जॉर्ब करके बाहर निकालता रहता है। बेसिकली लिक्विड नाइट्रोजन अपन काम में लेते हैं, अदरवाइज ठंडा जल भी काम में आप ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं इसमें, ठीक है। ये इसकी प्रक्रिया। अब होता क्या है, लेजिंग एक्शन क्या होती है, डायग्राम क्या होता है, उससे पहले एक बात देखें, पार्ट्स ऑफ लेजर ये था ना, इनकी अपन छोटी सी बात कर लें। पहला क्या, रेजोनेटर, रेजोनेंट केविटी, ठीक है, केविटी रेजोनेटर, अनुनाद गुहिका, कौन होता है, 5 सेंटीमीटर लंबा, 5 सेंटीमीटर लंबी, वह 1 सेंटीमीटर व्यास की रूबी क्रिस्टल ही अनुनाद गुहिका के रूप में दोनों सिरों पर पॉलिश करके काम में ली जाती है। ये सीधा सा काम है, दोनों सिरों पर पॉलिश कर देते हैं और फिर उसको काम में ले लेते हैं, ठीक है। फिर क्या करते हैं, इसके ऊपर
पहले पॉइंट। दूसरा पॉइंट, जिनोन क्षण दीप्ति, ट्यूब लपेटते हैं एक कांच की गिलास में रखने के बाद, ये सिंपल सी कंडीशन रहती है। दूसरा क्या रहता है, सक्रिय माध्यम, एक्टिव मीडियम। एक्टिव मीडियम का काम कौन करता है, रूबी क्रिस्टल में Cr3 प्लस आयन सक्रिय माध्यम का काम करते हैं। ठीक है, लेजिंग एक्शन किन में होती है, इन्हीं में होती है। लेजर की प्रक्रिया इन्हीं में होती है। आयनों में होती है। कौन से इनके पार्ट है वो भाग लेते हैं, Cr3 प्लस के कौन से 3d3 वाले इलेक्ट्रॉन्स भाग लेते हैं, जिनकी मल्टीप्लिसिटी क्या होती है, कितनी होती है, 4। ठीक है, चौथा तीसरा पार्ट क्या बच गया इसका, पंपिंग। पंपन क्रिया किसके का, पंपिंग क्या होती है, या पंपन कहते हैं इसको हिंदी में। पंपन क्या होता है, किसके द्वारा, प्रकाशिक पंपन होता है। पहला नाम यही लिखोगे, आंसर में यही देखने को मिलेगा आपको, प्रकाशिक पंपन होता है। किसके द्वारा, जिनोन क्षण दीप्ति द्वारा। जिनोन क्षण दीप्ति कहां से उत्पन्न होती है, जिनोन विसर्जन से, जिनोन विसर्जन नलिका से। जिनोन क्षण दीप्ति किससे, जिनोन विसर्जन नलिका से उत्पन्न। उसी का अपन इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज कराते हैं, विद्युत विसर्जन करवा करके, तो विसर्जन नलिका से उत्पन्न होता है। और कहां लपेटा जाता है इसको, रूबी क्रिस्टल के ऊपर लपेट दिया जाता है। यहां लिख दिया अपन ने, बना दो। अब इसके एनर्जी लेवल्स देख लेते हैं, क्या क्या स्थिति है उनकी। लिख दिया क्या, बस। तो एनर्जी लेवल्स क्या रहते हैं, एनर्जी लेवल डायग्राम क्या रहते हैं। क्रोमियम आयन जो रहता है ये उसकी ग्राउंड स्टेट कहलाती है। क्या कहलाती है, इसको अपन ग्राउंड स्टेट कह लेते हैं। ठीक है, ये ग्राउंड स्टेट है, इसको अपन E1 से डिनोट कर देते हैं, एनर्जी लेवल E1 कह देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। एनर्जी लेवल E1 की तौर पे कौन सा रहता है इसमें ग्राउंड स्टेट में, 3d3। कौन सा रहता है, 3d3 वाला पार्ट मान लेते हैं। ठीक है, डायरेक्ट जो अपर बैंड होता है वो दो पास पास स्थित लेवल्स होते हैं, बैंड्स होते हैं, छोटे छोटे बैंड होते हैं, बहुत पास पास स्थित बैंड्स होते हैं, बहुत पास पास, बहुत पास पास स्थित बैंड होते हैं जो एनर्जी लेवल्स से बने होते हैं। ये वाला, इसको मैं EB कह सकता हूं और इसको क्या कह सकता हूं, EA। 4 लिखने का मतलब मेरा मल्टीप्लिसिटी से है, 4 लिखने का मतलब किससे है, हाँ। और इन दोनों में जो गैप होता है वो लगभग 29 सेंटीमीटर इनवर्स होता है। दोनों में गैप कितना होता है, हाँ, ये जो गैप होता है दोनों में बहुत कम होता है, बहुत पास पास होते हैं। तो जैसे ही अपन जिनोन क्षण दीप्ति से इन क्रोमियम आयनों को एक्साइटेड करते हैं वो इनमें चले जाते हैं। यहां से तो क्या, ग्रीन लाइट कितनी, अराउंड 5600 या 5500 एंगस्ट्रॉम, 5500-5600 एंगस्ट्रॉम के आसपास, तो यहां से। और इस लेवल में जब जाते हैं तो क्या लेके जाते हैं, ब्लू लाइट, उसका अब्जॉर्प्शन करते हैं ब्लू का ऑप्टिकल रीजन में, तो वो अराउंड कितनी, 4100 एंगस्ट्रॉम के आसपास। इन दोनों लाइटों का क्या करते हैं, इन दोनों बैंड्स का क्या करते हैं, बहुत अच्छे से अब्जॉर्प्शन करते हैं क्रोमियम आयन, और किस में चले जाते हैं, एक्साइटेड स्टेट में चले जाते हैं। अब चूंकि इन एक्साइटेड स्टेट में क्या स्थिति रहती है, डायरेक्ट वापस ग्राउंड स्टेट में आने वाली स्थिति
हाँ, तो अब क्या करता है, एक मेटास्टेबल स्टेट ढूंढनी है, तो मेटास्टेबल स्टेट आपके पास रहती है, और ये भी बहुत पास पास स्थित दो एनर्जी लेवल्स का समूह होती है। इसको अपन क्या कह सकते हैं, मेटास्टेबल स्टेट। ये मेटास्टेबल स्टेट का काम करती है। तो बार बार जब आप ये पंपिंग प्रोसेस करते हो तो एनर्जी लेवल्स इनमें इलेक्ट्रॉन जैसे ही जाते हैं वो क्या करते हैं, फिर नॉन रेडिएटिव ट्रांजिशन के थ्रू इसमें आते हैं। ये नॉन रेडिएटिव ट्रांजिशंस होते हैं। ये कौन से ट्रांजिशंस होते हैं, हाँ, लेटिस कॉलिजन के थ्रू एनर्जी दे देते हैं। और कौन से ट्रांजिशन, नॉन रेडिएटिव ट्रांजिशन। ये दोनों ही प्रकार के ट्रांजिशन और यहां पॉपुलेशन इन्वर्जन हो जाता है। क्या हो जाता है, पॉपुलेशन इन्वर्जन हो जाता है इस मेटास्टेबल स्टेट में। और इसका लाइफ टाइम अराउंड कितना, यहां लाइफ टाइम अराउंड कितना, 10⁻³ सेकेंड के आसपास। फिर क्या करते हैं, एक्साइटेड जो आपके पास ये स्टेट है मेटास्टेबल स्टेट, एक्साइटेड स्टेट में जो एटम्स हैं उनका क्या करते हैं, स्टिमुलेशन करते हैं। इंसिडेंट जो फोटॉन्स होते हैं उनसे क्या करते हैं, उनका स्टिमुलेशन करते हैं। स्टिमुलेशन करते हैं तो ये स्थिति बनती है आपके पास। ये रेडिएटिव ट्रांजिशंस होते हैं। ये जो रेडिएटिव ट्रांजिशन है, सॉरी, ये वाला ऊपर वाले से ध्यान देना, ये जो ऊपर वाले से ट्रांजिशन हुआ है, ये एक दूसरा ट्रांजिशन आपके पास यहां से देखने को मिलता है मूलतः। ये जो ट्रांजिशन है ये लगभग 6943 एंगस्ट्रॉम का रहता है, और दूसरा 5400 कितना रहता है, नहीं सॉरी 6000, सॉरी इसमें 14 एंगस्ट्रॉम का डिफरेंस रहता है। ये 6943 का और ये 6929 एंगस्ट्रॉम का ये ट्रांजिशन रहता है। दो टाइप के ट्रांजिशन आपको देखने को, दोनों ही रेड लाइट के मिलते हैं। इसमें इसका वाला डिफरेंस जो रहता है वो डिफरेंस लगभग 14 एंगस्ट्रॉम के आसपास डिफरेंस रहता है। इतने पास पास स्थित रहते हैं एनर्जी लेवल्स। लेकिन ये जो रहता है 1.4 टाइम्स मोर प्रोबेबल, कैसा रहता है, 1.4 टाइम्स मोर प्रोबेबल रहता है देन दिस। इसलिए आपको यही लेजर एक्शन में मिलता है, रेड लेजर, रेड कलर की लेजर मिलती है आपको। ठीक है, यहां से जो फोटोन एमिट होते हैं ये वाले, ये एमिशन आपको मिलता है और वापस ग्राउंड स्टेट में आ जाता है एटम। एमिशन कौन सा होता है, स्टिमुलेटेड एमिशन होता है। ये एमिशन जो है वो कौन सा है, और रेडिएटिव ट्रांजिशन है, इसलिए अपन को रेडिएशन मिलती है 6943 एंगस्ट्रॉम की रेडिएशन मिलती है। ये रूबी लेजर आपके पास रहता है, बहुत सिंपल सा। ठीक है, इसका शॉर्ट टाइम रहता है यहां, शॉर्ट टाइम, शॉर्ट लाइफ टाइम कितना, -8 सेकेंड। ये आपके पास रूबी लेजर था। क्लियर, नेक्स्ट चलें, चलो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आपके पास सेकेंड लेजर है हीलियम नियॉन लेजर, मोस्ट पॉपुलर आपके इस सिलेबस वाले पार्ट में से। तो उसमें और क्या था, रूबी हो गया, उसके बाद सेकंड पे चलो हीलियम नियॉन लेजर। या कहानी सुनाओ बीच में, एक टॉपिक को गो, फिर एक कहानी चालवा दो, फिर दूसरो टॉपिक आवा दो, है ना। हाँ, एग्जाम सर पर आ रही है ना, को नहीं सुननी कहानी, है ना। ये हीलियम नियॉन लेजर। हाँ, उसमें एक चीज छोटी सी और मैं ऐड कर देता हूं, वो जरूर ऐड कर दूंगा, मैं यही कर दूंगा। स्पंद लेजर है और ये है एक सॉलिड स्टेट लेजर है। क्योंकि सक्रिय, हमने बात करी थी सक्रिय माध्यम जो लेते हो ना, एक्टिव मीडियम, उसकी जो नेचर होती है ना उसके हिसाब से सॉलिड, लिक्विड और गैस लेजर होते हैं। तो इसका जो एक्टिव मीडियम आपके पास है वो क्रोमियम डॉप एल्यूमिनियम 3 ऑक्साइड है,
एल्यूमिनियम ऑक्साइड है। तो वो कैसा है, क्रिस्टल है, सॉलिड क्रिस्टल है, इसलिए अपन क्या कह रहे हैं कि ये कौन सी लेजर है, सॉलिड स्टेट लेजर है। अब हीलियम और नियम का नाम आपने सुन लिया, वो कैसी होंगी, कैसी लेजर है ये वाली? हाँ, ये एक तरह की क्या है, गैस लेजर है। कौन सी लेजर है, गैस लेजर है, पहली बात। हाँ, अराउंड 1961 के आसपास किसने, अली जावन और अली जावन एंड पार्टी, उसके सहयोगी 3-4 साइंटिस्ट, उनके नाम लिखने की जरूरत नहीं है। अली जावन एंड टीम ने, या अली जावन एंड पार्टी, गांव में कहते ना, फलान एंड सिंह एंड पार्टी, उस पार्टी ने इसकी खोज करी, 1961 में इसको बनाया। ये एक तरह की कौन सी लेजर है, गैस लेजर है, और इसमें 4 लेवल लेजर है। कौन सी लेजर है, ये एक तरह की 4 लेवल लेजर है। खास बात इसमें क्या रहती है, इसमें जो बीम मिलती है आपको, पल्स बीम नहीं मिलती, इसलिए थोड़ी ज्यादा ठीक है उससे, रूबी लेजर से। ये कंटिन्यूअस लेजर है, सतत लेजर है। कैसी है, सतत लेजर है, 4 लेवल है, कंटिन्यूअस है। हाँ, पिछले वाले लिखाई थे ना 3 लेवल, वो ऊपर वाले 2 बैंड बहुत पास पास नजदीक है, उनको एक लेवल ही कंसिडर किया जाता है ना, इसलिए इसलिए ये कहते हैं अपन। और इसमें खास बात है ना, इसमें जो लेजिंग एक्शन है, लेजर प्रक्रिया, उसमें किसमें हुई थी, क्रोमियम आयनों में। लेजर प्रक्रिया किसमें, नियोन परमाणु में होती है। हीलियम और नियन जो होती हैं, हीलियम रियोन का जो अनुपात है वो कितना, 10:1 काम में लिया जाता है। यानी 10 का तो कौन, हीलियम 10 अनुपात में, और 1 अनुपात में कौन ली जाती है, नियोन गैस काम में ली जाती है। ये याद जरूर रखना, ठीक है। और अराउंड आपको किस प्रकाश की लाइट मिलती है, अराउंड 6328 एंगस्ट्रॉम की लाल लेजर मिलती है, लाल प्रकाश की या लाल रंग की। ये बेसिक बेसिक इंफॉर्मेशन हीलियम नियोन की थी, बाकी सारी बातें इसमें कर ही लेते हैं अपन, कोई दिक्कत ही नहीं है। लिख दो, तुम तो छाप दो, बस छापने में कमी मत छोड़ना। हो गया, चलो तो इसका कंस्ट्रक्शन करते हैं, क्या स्थिति है। क्या रहता है, इसमें एक ट्यूब लेते हैं अपन, लेकिन इसमें ट्यूब की जो लेंथ होती है वो थोड़ी ज्यादा रहती है, ठीक है। ये पायरेक्स या ग्लास क्वार्ट्ज की ट्यूब बताते हैं अपन, दोनों में से कोई सी काम में ले सकते हो। पायरेक्स ग्लास और क्वार्ट्ज ट्यूब। अराउंड 40 टू 50 सेंटीमीटर लेंथ की होती है। कितने की होती है, 40 से 50 सेंटीमीटर लेंथ, एंड 1 to 2 सेंटीमीटर डाया उसकी रहती है। इस पे ये 2 प्लेटें लगी रहती हैं ब्रूस्टर एंगल पे। किस एंगल पे, ब्रूस्टर एंगल। और यहां मिरर लगे रहते हैं 100% रिफ्लेक्टिव मिरर, इसको M1 कह सकते हो आप। और इसके इस तरफ क्या लगा रहता है, ये पार्शियली रिफ्लेक्टेड मिरर M2। ये रहता है।
इसमें हीलियम और नियोन जो रहता है, हीलियम और जो नियोन रहता है उसका 10:1 आपको मिलता है। हीलियम रेशियो नियोन कितना? 10:1। एट 1 mm Hg प्रेशर और 1 टोर, कितना? 1 टोर, और अराउंड लगभग 10⁻², सॉरी 10⁻² ऑर्डर पास्कल का रहता है, बहुत कम प्रेशर रहता है। ठीक है, ये इसमें मिक्सर रहता है। ये जो ब्रूस्टर एंगल पर जो आपके पास प्लेट लगी रहती है, ये पारदर्शी होती है। कैसी होती है? तो रिफ्लेक्शन यहीं से होगा इन मिरर से। आप सोचो सर ये लगा दिया तो अब रिफ्लेक्शन इधर जाना चाहिए, ऐसा नहीं होगा, रिफ्लेक्शन यहीं से होगा। हाँ, ये लगाने के पीछे क्या रीजन है, खास बात क्या है इनको लगाने के पीछे? इनको कहते हैं ब्रूस्टर विंडो। कौन सी विंडो आपके पास? ये ब्रूस्टर विंडो कहलाती है, BREWSTER। किसके लिए काम में आती हैं? इधर क्या लिखूं, उधर लिखूं मैं? किसके लिए? कि जो लाइट आपको लेजर लाइट मिले उसका पोलराइजेशन, पोलराइज्ड लाइट आपको मिले, उसके लिए काम में लेते, टू मेक आउटपुट लाइट पोलराइज्ड। पोलराइज्ड लाइट प्राप्त करने के लिए लेजर लाइट, वो आपको काम में लेने के लिए बनाते हैं, वो स्पेशल पर्पज आपके पास रहे उसके लिए। हाँ, अब इसमें पंपिंग कैसे कराएं? तो पंपिंग के लिए कहता है कि यहां क्या कर दो, इलेक्ट्रोड लगा दो। यहां ये जो ट्यूब थी ना, क्वार्ट्ज की ट्यूब, यहां इलेक्ट्रोड लगा दो। ये इलेक्ट्रोड है, ये रेडियो फ्रीक्वेंसी जनरेटर होता है, RF जनरेटर होता है, जिससे अपन पंपिंग कराते हैं। छाप दिया? ये डिस्चार्ज ट्यूब भी होती है। ये वाली कौन सी ट्यूब होती है? डिस्चार्ज ट्यूब भी होती है। इसमें डिस्चार्ज किया जाता है गैसों का। और इन्हीं को क्यों चुना जाता है, हीलियम और नियोन को? क्योंकि इनके दो एनर्जी लेवल्स ऐसे रहते हैं जो आसपास एनर्जी के रहते हैं, लगभग क्या होते हैं, आसपास एनर्जी के रहते हैं। हीलियम सबसे पहले क्या किया जाता है, हीलियम को एक्साइटेड स्टेट में ले जाया जाता है ना। रेडियो फ्रीक्वेंसी जनरेटर होता है, जिससे यहां इलेक्ट्रोड लगा करके इस हीलियम नियोन गैस का यहां क्या कराया जाता है, हाँ, हाई इलेक्ट्रिक वोल्टेज लगा करके, इलेक्ट्रिक फील्ड लगा करके डिस्चार्ज कराया जाता है। ठीक है, तो डिस्चार्ज कराते क्या होगा, इनके जो एटम्स हैं उनमें से इलेक्ट्रॉन बाहर आएंगे, फिर वो गति करेंगे तेजी से इलेक्ट्रोड्स के कारण, इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण गति करेंगे, तो मार्ग में आने वाले परमाणु हीलियम या नियोन के परमाणु उनसे क्या करेंगे, टक्कर करेंगे। क्योंकि प्रेशर क्या रखा गया, बहुत कम रखा गया, इसलिए गैस का जो डेंसिटी अंदर है वो भी क्या है, बहुत कम है, पहली बात। और उसमें भी 10 गुना किसकी है, हीलियम परमाणुओं की। तो प्रोबेबिलिटी किसकी ज्यादा, एक्साइटेड होने की, हीलियम परमाणु की। तो वो जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो हीलियम परमाणु से इंपैक्ट करते हैं और उनको किस में भेज देते हैं, एक्साइटेड स्टेट में भेज देते हैं। अब वो जो हीलियम परमाणु के एक्साइटेड स्टेट में भेजते हैं वो मेटास्टेबल स्टेट होती है हीलियम की, वहां से वो डाउन नहीं आ सकते, पहली बात। तो डाउन नहीं आ सकते तो फिर क्या करें, तो वो परमाणु का जो इनइलास्टिक कोलिजन है वो नियोन के साथ होता है उनका, फिर
फिर वो नियॉन के परमाणु के साथ क्या करते हैं, टक्कर करते हैं, और परमाणु परमाणु जो कॉलिजन होती है, एटम एटॉमिक एटम एटम जो कॉलिजन होती है इलास्टिक, उस कॉलिजन से नियॉन परमाणु किस में चले जाते हैं, एक्साइटेड स्टेट में चले जाते हैं। जो किसके, हीलियम परमाणु की जो एक्साइटेड स्टेट है, उसी एनर्जी के आसपास की जो उसकी एक्साइटेड स्टेट है उनमें, बीच की और स्टेट में उनमें नहीं जाते, क्योंकि एनर्जी मिसमैच हो गया ना, तो उन्हीं में जाते हैं। तो वहां जैसे ही जाते हैं, वहां से वो किस में चले जाते हैं, मेटास्टेबल स्टेट में, सॉरी वो मेटास्टेबल स्टेट में जाते हैं वहां से, और वहां से रेडिएटिव ट्रांजिशंस आपको मिलते हैं, और वो लेजिंग एक्शन के रूप में आपके काम में आ जाते हैं, लेजर के रूप में। समझ गए बात अब। और ये प्रोसेस क्या लगातार चलती रहती है, डिस्चार्ज है ना, लगातार लगा रखा अपने रेडियो फ्रीक्वेंसी, तो फिक्स फ्रीक्वेंसी से चलती रहती है, और जैसे जैसे चलती रहती है बराबर काम चालू रहता है। तो सबसे पहला काम, अनुनाद नली का काम कौन करेगा, रेजोनेटर कैविटी कौन करेगा, ये वाला कौन, पायरेक्स ग्लास ट्यूब या क्वार्ट्ज ट्यूब, 40 से 50 सेंटीमीटर लेंथ की, 1 से 2 सेंटीमीटर डायमीटर की जो रहती है, ये किसका काम करेगी, हाँ तुम बता दो मेरे को, अनुनाद नली का। सबकी बात कर ले, पार्ट्स ऑफ लेजर की। पहला अनुनाद नलिका, सॉरी प्रकाशिक गुहिका, ऑप्टिकल कैविटी कह दो चाहे, या कैविटी रेजोनेटर, कौन करेगा, पायरेक्स ग्लास और क्वार्ट्ज से बनी, अराउंड कितनी, 40 टू 50 सेंटीमीटर लंबी तथा 1 से 2 सेंटीमीटर व्यास की, 10:1 के अनुपात में, इसको लिखने की जरूरत नहीं है, व्यास की विसर्जन नली, जिसमें विसर्जन होता है, विसर्जन नली का। समझ गए, ये आपके पास सिंपल सा काम रहता है, आपके पास ऑप्टिकल कैविटी का काम यही कहते हैं, और इसमें भी सिंपल सा ही काम है इसका। तो विसर्जन नली के विसर्जन के लिए क्या करते हैं, पंपन के लिए, विसर्जन के लिए इस पे इलेक्ट्रोड लगे रहते हैं, वो कर देंगे पंपिंग में। विसर्जन के लिए इस पर इलेक्ट्रोड लगे रहते हैं। फिर दूसरा क्या आता है, सक्रिय माध्यम। इसका काम कौन करता है, हीलियम नियॉन का 10:1 अनुपात में मिश्रण, मिश्रण, इस मिश्रण में से नियॉन क्या करता है, लेजर प्रक्रिया करता है। नियॉन में क्या होती है, लेजर प्रक्रिया होती है, ये ध्यान रखना आप, हीलियम में नहीं होती। और इसमें मिश्रण है वो किस दाब पर रहता है, एट 1 टोर प्रेशर। तीसरा क्या, पंपिंग। पंपिंग देखो क्या कहोगे, विद्युत विसर्जन कराकर क्या करते हैं, दो लेवल में करते हैं पंपिंग। पहले क्या करते हैं, पहले विद्युत विसर्जन से विसर्जन कराकर इलेक्ट्रॉनों की हीलियम परमाणु से इंपैक्ट करवाते हैं, इंपैक्ट या कॉलिजन। बाद में ये उत्तेजित हीलियम परमाणु नियॉन परमाणुओं से
टक्कर करके उनको उत्तेजित करते हैं। समझ रहे हैं बात आप? तो यहां इसका मतलब पहले तो क्या करवाया आपने, इलेक्ट्रॉन इंपैक्ट, और फिर क्या करवाया बाद में, एटम एटम कोलिजन। ये दोनों आपके पास एग्जाम में आए तो दोनों आंसर दे सकते हो। दो स्तर पे इस पे क्या होता है, पंपिंग होती है। यहां आपने एक चीज लिखी क्या, हाँ यहां से जो लेजर लाइट जो मिलती है तो लिखो, ये वाली लेजर मिलेगी आपको, दिखे चाहे नहीं दिखे लेकिन लेजर ऐसी मिलेगी आपको इस कलर की। कंटिन्यूअस लेजर बीम ऑफ वेवलेंथ 6328 एंगस्ट्रॉम, रेड कलर, इनविजिबल रेंज, सॉरी इनविजिबल रीजन। ठीक है, ये बना दिया। इसका एनर्जी डायग्राम बना दूं मैं पीछे वाली स्लाइड में, बस ये लिखना था इसमें तो। एनर्जी डायग्राम देखें इसके, ठीक है, क्या रहता है। ये ग्राउंड स्टेट में कौन, हीलियम, यहां लिख दो चाहे, ग्राउंड स्टेट किसकी, हीलियम की। यहां आप ग्राउंड स्टेट लोगे किसकी, नियॉन की। ठीक है, क्या होगा जैसे आप इसका एक्साइटेशन करोगे, क्या हुआ, जैसे आप हीलियम परमाणु को क्या करेंगे, विद्युत विसर्जन से क्या करोगे, एक्साइटेड स्टेट में ले जाओगे, तो क्या होगा, इनकी दो आपके पास लेवल बहुत पास पास स्थित लेवल है, बहुत पास पास, ये वाले लेवल है। ठीक है, ये जो लेवल है F2 F3 कह सकते हो आप इनको सिंप्लिसिटी के लिए। हीलियम जो परमाणु है वो इनमें चला जाता है। ठीक है, एक्साइटेशन थ्रू इलेक्ट्रॉन कॉलिजन, ध्यान देना हीलियम का जो एक्साइटेशन है वो किससे हो रहा है, हाँ एक्साइटेशन थ्रू इलेक्ट्रॉन कॉलिजन या इलेक्ट्रॉन इंपैक्ट, ये जो होता है एक्साइटेशन और पंपिंग, इलेक्ट्रॉन इंपैक्ट और कॉलिजन। ठीक है, यह स्थिति आपके पास रहती है। इसकी जो एनर्जी रहती है अराउंड 20.61 इलेक्ट्रॉन वोल्ट रहती है, इस लेवल की एनर्जी। हीलियम का जो एक्साइटेड स्टेट का लेवल है F3, उसकी एनर्जी लगभग कितनी रहती है, F2 F3 बहुत पास पास ही रहते हैं तो कोई ज्यादा गैप नहीं रहता, लगभग कितनी 20.61 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास रहती है। उस केस में कहता है कि हीलियम एटम यहां जाने के बाद ये हीलियम एटम की मेटास्टेबल स्टेट है, किसकी है, हाँ, तो वो जनरली वापस ग्राउंड स्टेट में नहीं आना चाहते। आएंगे कैसे, अपने एनर्जी लॉस करके। लॉस करने के लिए क्या चाहिए, फिर वो ढूंढते हैं अपने आसपास वाले लेवल। तो नियॉन की दो एनर्जी लेवल्स यहां मिलते हैं इसको, इनमें से एक जो लेवल होता है ये वाला E4 और इसको कहते हैं E6। इस E6 की एनर्जी लगभग कितनी होती है, 20.66 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कितनी रहती है, लगभग 20.66 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के, तो लगभग सिमिलर है। इस केस में क्या करते हैं, ये हीलियम एटम यहां एक्साइटेड स्टेट में, एक्साइटेड हीलियम एटम नियॉन जो ग्राउंड स्टेट में उनसे क्या करते हैं, कॉलिजन करते हैं यहां। तो क्या करते हैं, एनर्जी ट्रांसफर करते हैं यहां, किसके द्वारा, एटम एटम कॉलिजन के द्वारा।
एनर्जी ट्रांसफर बाय हीलियम, हाँ यहां लिख दूं क्या मैं, एनर्जी ट्रांसफर बाय हीलियम नियॉन एटम एटम कोलिजन। समझ गए, एनर्जी ट्रांसफर हो गई, नियॉन परमाणु किसमें आ गए, एक्साइटेड स्टेट में आ गए। ठीक है, अब क्या करेंगे, वो एक इनके बीच एनर्जी लेवल होता है यहां E5 इसको कहते हैं, एक एनर्जी लेवल यहां E4 E3 सॉरी, और एक यहां E2। ठीक है, ये E6 E4 E1 E2 E3 E4 E5 और अब बता देंगे कौन कौन से होते हैं, अभी बता देंगे होते कौन कौन से, वो बता देंगे। E3, ठीक है, ये एक लेवल ना होके कई लेवल पास पास स्थित लेवल्स का क्या होता है, समूह होता है। लगभग लेवल्स की यही स्थिति है, सिंगल लेवल ना होकर क्या स्थिति है, और पास पास स्थित लेवल्स का एक ग्रुप रहता है आपके पास। ठीक है, क्या करता है अब यहां से, ये एक्साइटेड स्टेट में इसमें भी रहते हैं और इसमें भी आपके पास एटम्स आ गए, नियॉन एटम। अब क्या करेंगे, वो रेडिएशन देंगे, तो ये एक ट्रांजिशन होता है रेडिएटिव, यहां से यहां, ये मेटास्टेबल स्टेट है उनकी नियॉन एटम्स की, तो यहां से क्या देगा, रेडिएटिव ट्रांजिशन देगा। ये जो ट्रांजिशन ये लगभग 33,900 एंगस्ट्रॉम के आसपास है, फार इंफ्रारेड रीजन। किसमें मिलती है, फार इंफ्रारेड में मिलती है, हम देख नहीं पाते, हमारे काम की भी नहीं है। दूसरी मिलती है आपको इसे E4 से, ये वाली, ये लगभग 11,500 एंगस्ट्रॉम मिलती है, ये इंफ्रारेड रीजन में भी यही मिलती है। किसमें मिलती है, इंफ्रारेड रीजन में मिलती है। फिर यहां ट्रांजिशन E6 से मिलता है आपको, किसमें, एक तो ये, और एक इसमें ही मिलता है ये। तो ये जो ट्रांजिशन मिलता है आपको, ये मिलता है 6,328 एंगस्ट्रॉम विजिबल रीजन में। किसमें मिलता है, हाँ रेड लेजराइट विजिबल रीजन, यह एक छोटा सा ट्रांजिशन और मिलता है आपको विजिबल रीजन में, लगभग 5,435 एंगस्ट्रॉम की ग्रीन लाइट भी मिलती है। ये वाला जो दूसरा दिखा रहा हूं ना मैं, ये वाला नीचे वाले लेवल के साथ 5,435 एंगस्ट्रॉम के आसपास ग्रीन लाइट। तो मोर डोमिनेंट कौन रहता है, ये वाला, ये मोर डोमिनेंट रहता है, मोर डोमिनेंट रहता है। तो आपको लेजर लाइट कैसी मिलती है, फिर इस टाइप की मिलती है। फिर यहां से क्या करते हैं एटम, स्पॉन्टेनियस एमिशन देते हैं आपको, क्या देते हैं, हाँ स्पॉन्टेनियस एमिशन में लगभग 6,000 एंगस्ट्रॉम की लाइट देते हैं, स्पॉन्टेनियस एमिशन। और फिर इस ग्राउंड इस लेवल में आने के बाद क्या करते हैं, लेटिस कॉलिजन के थ्रू अपनी एनर्जी लॉस करते हैं, नॉन रेडिएटिव ट्रांजिशन से वापस ग्राउंड स्टेट में आते हैं। ट्रांजिशन इन ग्राउंड स्टेट, ठीक है, थ्रू लेटिस एनर्जी लॉस थ्रू लेटिस कॉलिजन। या वॉल्स कह सकते हो, लेटिस आप कहोगे सर यहां है कहां, तो वॉल्स कह सकते हो। वॉल से टक्कर करके ट्यूब की और
क्या कर देते हैं, एनर्जी लॉस कर देते हैं। नॉन रेडिएटिव ट्रांजिशन आपको मिलते हैं। कौन से, ये रेडिएशन लेस बोल सकते हो आप इसको, रेडिएशन लेस ट्रांजिशन इन ग्राउंड स्टेट लिख दो आप। हो गया, बना दो तो। ठीक है, हीलियम में कितने, इसकी ग्राउंड स्टेट लिखोगे हीलियम की 1s2, यही है। नियॉन की ग्राउंड स्टेट कितनी, 1s2, 2s2, 2p6, ये स्थिति है। तो 1s2 से जस्ट ऊपर जाएगा एक्साइट होके, तो ये लेवल आपको कौन से मिलेंगे, ये वाला F2 F3 में। ये जो लेवल है F2 वो कौन सा है, इसको एक्चुअल में कहते हैं कि 2s लेवल है। किस स्टेट में है, ट्रिपलेट स्टेट वाला। और ये जो लेवल है ये कौन सा है, 2s लेवल ही है, कौन सा है, सिंगलेट स्टेट वाला। समझ गए। ये जो जाएगा ये 2p6 के इलेक्ट्रॉन जाएंगे, इससे जस्ट ऊपर वाले में जाएंगे, तो ये वाला लेवल कौन सा, E2 कौन सा, 3s है। ये कौन सा आ गया, 3p। ये कौन सा आ गया, 4s। ये कौन सा आ गया, 4p। और ये E6 वाला कौन सा आ गया, 5s। कौन सा आ गया, 5s। ये आपके पास स्थितियां रहेंगे इनकी। तो लेजर एक्शन किन किन के में और बीच में हो रही है, ये जरूर देख सकते हो आप। लेजिंग जो एक्शन है मूलतः जो हम जिसमें इंटरेस्टेड है वो तो कौन सा है, E6 से E3 वाला है, यही है ना, 6328। E6 से E3 वाला कौन सा, 5s से 3p वाला है, वो हमारे लिए क्या है, हाँ विजिबल रेंज वाला है, हम इसके लिए ज्यादा इंटरेस्टेड रहते हैं। हाँ लेजिंग एक्शन इसमें भी हो रही है, लेकिन ये फार इंफ्रारेड है और ये किसमें है, इंफ्रारेड में। तो लेजर एक्शन जो होती है, मैं यही बना दूं क्या डायग्राम, या आगे बनाओ, अलग से बना दे लेजर एक्शन। अच्छा ये बात तो देखी नहीं, वरना तो चले जाते। पानी पिला दे अब तो थोड़ा सा। लेजर एक्शन किस किस के बीच, 5s से 4p, फाइव एस से किस में, पहले 4p वाला देख लो, वो कौन सा है, 33,900 एंगस्ट्रॉम, फार इंफ्रारेड रीजन। हम इसमें इंटरेस्टेड नहीं है, ठीक है। फिर कौन सा है, 5s से किस में आता है, 3p में आता है। ये लगभग कितना, 6328 एंगस्ट्रॉम और 5435 एंगस्ट्रॉम, ये भी थोड़ा सा मिलता है। तो ये कौन सा, विजिबल रीजन। और ये कैसी मिलती है, रेड लाइट। हम इसमें इंटरेस्टेड है, मोर इंटरेस्टेड इस रीजन में, मोर इंटरेस्टेड है। फिर आता है अपने पास 4s से कितना, 3p, ये भी कौन सा, 11,000, किस रीजन में, इंफ्रारेड रीजन में रहता है, हम इसमें भी इंटरेस्टेड नहीं रहते। तो आपसे कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि लेजिंग एक्शन जो होती है हीलियम नियॉन लेजर में, वो किस किस के बीच होती है। तो ऑप्शन में आपको ये तीसरा बीच वाला ही देगा, बाकी दो देगा नहीं। देगा तो ऑप्शन ऑल, अगर तीनों दे दिए तो आपको चौथा ऑप्शन क्या दे दिया, ऑल ऑफ द अबव, तो ऑल ऑफ द अबव होगा, ध्यान देना, ठीक है। क्योंकि लेजिंग एक्शन तीनों में होते हैं, तीनों में रेडिएटिव ट्रांजिशन है, ऐसा नहीं है, लेकिन वो हमारे रीजन में, विजुअल वाले में नहीं है, तो हम क्या करें, उनमें इंटरेस्ट नहीं है। इसलिए एग्जाम में जो ऑप्शन देता है वो यही वाला देता है, 5s to 3p।
ठीक है। एप्लीकेशंस बोल के बता देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है ना, इतना कोई बड़ा पार्ट नहीं है, एप्लीकेशंस बोल के बता देते हैं, बहुत छोटी छोटी सी एप्लीकेशन है। पहला, लेजर लाइट जो होती है, इस ये अपन ने बात करी थी, और इसकी वो तो प्रॉपर्टीज तो अपन ने शुरू में देख ली थी, है ना। हाईली कोहेरेंट हैं, परफेक्टली कोहेरेंट हैं, हाईली डायरेक्शनल हैं, और क्रोमेटिसिटी है इनमें, ठीक है, मोनोक्रोमेटिक हैं, ठीक है। और डाइवर्जेंस इनका क्या, बहुत कम है, बहुत लंबी दूरियों तक भी क्या होती है, बहुत से कम एरिया में डाइवर्ज होके ट्रांसपोर्ट हो सकती है। इसलिए जो एस्ट्रोनॉमिकल स्टडीज हैं उनमें लेजर लाइट बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है। फिर अपन देखते हैं कि आपने नाम सुना होगा ना, ये कॉन्टिनेंटल जो मिसाइल्स जो होती हैं, इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल्स होती हैं, बैलिस्टिक मिसाइल्स वगैरह, इनमें भी टारगेट जो होता है सेट करते हैं, वो टारगेट लेजर लाइट से होता है, वो सटीक टारगेट सेट होता है, ठीक है। अगली बात, जो अपन ट्रांसमिशन की बात करते हैं, किनकी, इंफॉर्मेशन, डाटा जो ट्रांसमिशन होता है, डाटा ट्रांसमिशन करने के लिए आजकल ऑप्टिकल फाइबर बड़े पॉपुलर हो रखे थे, काफी टाइम से पॉपुलर रखे हैं। इनमें क्या करते हैं, लेजर लाइट ही यूज करते हैं। ऑप्टिकल फाइबर्स में क्या करते हैं, जो भी इंफॉर्मेशन हमारे पास होती है, एक बेस वेव ली जाती है लेजर लाइट, और उस पर मॉड्यूलेशन कर दिया जाता है उस इंफॉर्मेशन का, है ना। तो एक ही लेजर लाइट पे काफी तरह के मॉड्यूलेशन करके और काफी सारी इंफॉर्मेशन भेजी जा सकती है, समझ गए, ऐसा हो सकता है। और एक चिकित्सा क्षेत्र में, बहुत मेडिकल लाइन में इसका तो बहुत आजकल कहना ही क्या है, हर कहीं जाओ लेजर से ऑपरेशन, लेजर से ऑपरेशन, लेजर से ऑपरेशन। जितने भी ब्यूटी प्रोडक्ट्स हैं, सॉरी ब्यूटी ट्रीटमेंट हैं, उनमें सब में आजकल क्या आ गया, लेजर आ गया। हेयर रिमूवल है, स्किन की आप थेरेपी है, ठीक है ना, स्पॉट रिमूवल है, कि कोई जो मॉल वगैरह उनकी कटिंग है, बाल वगैरह का है, या अंदर को किडनी स्टोन वगैरह उनको काटने का है, और कोई ऑपरेशन हैं। क्या करता है, एक पर्टिकुलर लेंथ की लेजर ली जाती है, और पर्टिकुलर जो जिस टिश्यू को जलाना होता है, जिस वेवलेंथ पे जलता है, उसी को जलाया जाता है, बाकी डैमेज नहीं होता है, और घाव वगैरह बहुत कम होता है, ठीक है। तो उस कंडीशन में इजी भर भी जाता है इसका घाव, कोई ज्यादा दिक्कत नहीं होती है, तो ज्यादा ब्लड भी नहीं लॉस होता। तो बहुत आजकल इफेक्टिव और अच्छी टेक्निक आ गई है, और मेडिकल साइंस में तो कहना ही का इसका बहुत तगड़ा यूज हो गया आजकल। अगला जो यूज है वो आजकल टेक्नोलॉजी में इसका जबरदस्त यूज है। टेक्नोलॉजी जितने भी प्रकार की आती हैं, जहां कहीं भी आपके पास कटिंग की है, बेल्डिंग की है, इन सब की जरूरत पड़ती है, तो वहां किसी चीज को पिघलाने की, मेल्टिंग की जरूरत पड़ती है, तो वहां कौन काम आने लग गया है, लेजर आ गया है। मोटी मोटी जो चादर होती है ना, लोहे की, इनकी सबकी स्टील की चादर होती है, इनको काटने के लिए, प्रिसाइज कटिंग करने के लिए किसको काम में लिया जाता है, हाँ, हाई इंटेंसिटी लेजर बीम काम में ली जाती है। और बहुत तरह की लोगो डिजाइन जो करते हो आप, उसमें जो तरीके से कटिंग होती है, वो भी किससे होती है, लेजर लाइट से कटिंग होने लग जाती है। बेल्डिंग होती है, ठीक है, बहुत तरीके के काम हो गए आजकल टेक्नोलॉजी में, तो ठीक है। शार्प एजेस के लिए इसको बहुत अच्छे से काम में ले सकते हैं अपन कटिंग के लिए, ठीक है। अगली क्या स्थिति रहती है इसकी, इसके अलावा सामरिक दृष्टि, जिसको अपन कहते हैं ना, अपन सामरिक दृष्टि का नाम सुना है क्या आपको, है? अरे, किसी भी देश की जो डिफेंस सिस्टम है, किसी भी देश का जो डिफेंस सिस्टम है, उसमें आजकल इसका बहुत तकड़ा यूज हो गया है। मूवी नहीं देखते कि हॉलीवुड वाली मूवी, उनमें रात को कहते हैं ना निशाना लगाने के लिए, वो गन जो होती हैं रात को, उनमें देखने का पॉइंटर लगा रहता है सामने, लेजर पॉइंटर लगा रहता है ना, तो निशाना लगाने में, रात में भी निशाना लगाने में क्या होती हैं, बहुत सटीकता से निशाना आप लगा सकते हैं इनमें, है ना। ये बहुत सारी चीजें इसमें, तो लेजर लाइट जो होती है बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गई है आज की दुनिया में। और इसका एक सबसे बड़ा जो आपके पास रिजल्ट देखने को मिला आजकल, वो है होलोग्राफी। क्या है, होलोग्राफी, उसमें भी बहुत तकड़ा यूज इसका आजकल होने लग गया है। तो चलो पढ़ते हैं होलोग्राफी, देखिए ये सिंपल इसके एप्लीकेशंस हैं जिनमें अपन इसको काम में ले सकते हैं, ठीक है। तो अगला होलोग्राफी, ठीक है, बहुत सिंपल सा टॉपिक है, प्यारा सा टॉपिक है। और आजकल एक यूज और है लेजर का, मैं बता दूं, लेजर फ्यूजन। कौन सा, लेजर फ्यूजन पे भी काम चल रहा है, क्योंकि लेजर को बहुत छोटे एरिया में, और छोटे एरिया में क्या कर सकते हैं, क्या कहें उसको, छोटे से एरिया में प्रकाशित करके, या उसका पुंज को छोटे एरिया में एक तरह से टारगेट करके, और वहां बहुत हाई टेम्परेचर जनरेट करने की प्रोसेस का काम चल रहा है, ताकि संलयन अभिक्रिया जो होती है, फ्यूजन रिएक्शन जो होती है, कंट्रोल्ड फ्यूजन रिएक्शन चालू की जा सके, और उसको विकास के कार्य में काम में लिया जा सके। इस दिशा में काफी अच्छा काम इसमें चल रहा है अभी, हो सकता है निकट भविष्य में सफलता भी मिल जाए आपको। ये वाली चीजें हैं। तो होलोग्राफी लगभग 1947 में डेवलप हुई थी। अब आप कहोगे सर ये तो उससे पहले डेवलप हो गई। गेबोर ने 1947 में इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी में
तरंगाग्र पुनर्निर्माण, निर्माण के लिए इसका उपयोग किया, सर्वप्रथम किया, और वहीं से डेवलपमेंट शुरू हुआ इसका। लेकिन उसने उस टाइम जो सिंपल लाइट थी ना, उससे ये काम किया इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी में। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी में उसने ये काम में लिया, लेकिन बाद में जाकर के जब लेजर का आविष्कार हुआ तो फिर ये बहुत पॉपुलर हुई। इसका आविष्कार हुआ, लेजर का आविष्कार हुआ, तब ये क्या हुई, बहुत ही पॉपुलर हुई। एक तरह की 3D टेक्निक है, फोटोग्राफी की कैसी टेक्निक है, हाँ 3D टेक्निक है। और यूं कह सकते हैं इसमें जैसे फोटोग्राफी जो होती है वो 2D टेक्निक है, उसमें केवल और केवल क्या आता है, इंटरफेरेंस पैटर्न पे रहती है, तो केवल और केवल 2D की काफी कुछ इंफॉर्मेशन से आती है जो 2D में प्रिंट हो जाती है। 3D की सारी इंफॉर्मेशन किसमें, 2D में प्रिंट हो जाती है, ठीक है ना। उसका एम्पलीट्यूड उसके पास प्रिंट हो पाता है फोटोग्राफी में, लेकिन उसका जो फेज होता है, फेज का कोई उसमें प्रिंटिंग नहीं हो पाती है। इसलिए जो डेप्थ वगैरह है या एक्चुअल जो 3D इमेज है वो उसमें नहीं बन पाती है। क्यों, उसके लिए फेज की जरूरत पड़ती है, वो उसमें प्रिंट होता नहीं है। इसलिए बड़ी पॉपुलर हुई ये वाले कि ये फेज और एम्पलीट्यूड दोनों का क्या करती है, प्रिंटिंग करती है एक तरीके से। हाँ, इंटरफेरेंस जो होता है इसका, उसमें फेज और एम्पलीट्यूड दोनों का इंटरफेरेंस होता है। इसलिए ये क्या रहती है, मोर पॉपुलर टेक्निक है और मोर इफेक्टिव टेक्निक है। और इसमें इंफॉर्मेशन जो रहती है वो बहुत अच्छी रहती है। ये दो वर्ड से मिलकर बना है, सिंपल सी बात अपन करें, ग्रीक वर्ड है, पहला है होलोज, इसका मतलब रहता है हॉल, और दूसरा क्या है, लिख दो, होलोज और ग्राफोस। ग्राफ का मतलब इमेज, ये रहता है आपके पास, एक सेकेंड, इमेज राइट, ग्राफो पूरा मिट गया क्या, इसका मतलब राइट, सिंपल। होलोज और ग्राफो इन दो वर्ड से मिलकर बना है, ये लैटिन वर्ड है दोनों के दोनों, इनसे मिलकर बना है। इस होलोज का मतलब होता है हॉल, संपूर्ण, पूरा का पूरा। ग्राफो का मतलब होता है राइट, यानी संपूर्ण इंफॉर्मेशन राइट हो जाना, अभिलेखन। राइट का हिंदी में क्या कहते हैं, हाँ इसको कहते हैं संपूर्ण, और इसको कहते हैं, राइट का मतलब एक सिंपल हिंदी वर्ड अभिलेखन। इसका बेसिकली क्या मतलब हुआ, संपूर्ण अभिलेखन, यही हुआ क्या, हाँ। इसका मतलब यह हुआ कि इसमें तरंगों के आयाम के साथ साथ किसका, कला का भी अभिलेखन होता है। इसका मतलब ये हुआ, आयाम का मतलब एम्पलीट्यूड, कला का मतलब फेज। तो फेज और एम्पलीट्यूड दोनों का इसमें क्या रहता है, अभिलेखन होता है। इसलिए अपन क्या कहते हैं, हाँ संपूर्ण अभिलेखन कहते हैं इसको, हॉल रिकॉर्ड कह सकते हैं आप, हॉल राइट कह सकते हैं। ठीक है, ठीक है। इसके बारे में सिंपल सी बात और करें तो क्या है ये, 3D लेजर फोटोग्राफी, लेंसलेस फोटोग्राफी, डेप्थ वगैरह की भी इसमें सूचना पूरी की पूरी रहती है, कितनी डेप्थ पे कैसी है, पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन रहती है। पैरालैक्स इफेक्ट रहता है,
समांतर जो चीजें हैं वो दिखाता है कितनी कैसी कितनी डेप्थ पे है कैसी है ना, ये वाली चीजें हैं। तो इस टाइप की आपके पास टेक्निक है, लिख सकते हो। और जो इमेज है फोटोग्राफी, तो जो इमेज बनती है वो क्या कहलाती है, होलोग्राम कहलाती है। जो इसकी इमेज बनती है फोटोग्राफी की इमेज वो क्या कहलाती है, होलोग्राम कहलाती है। और ऑलवेज क्या रहता है, पॉजिटिव, पॉजिटिव इमेज होती है हमेशा। फोटोग्राफी तो नेगेटिव बनती है ना, इसमें हमेशा कौन सी इमेज बोलते हैं इसको, हाँ पॉजिटिव इमेज रहती है। ये सिंपल इसका स्ट्रक्चर रहता है। प्रिंसिपल क्या रहता है वो। और ये एक खास बात और मैं यहां ही लिख दूं, बहुत इंपॉर्टेंट 3D टेक्निक है, लेकिन यहां लिख दूं मैं, यहां किससे बनती है, कौन से प्रभाव से बनती है, व्यतिकरण प्रभाव से, इंटरफेरेंस पैटर्न से, व्यतिकरण प्रभाव से। इंटरफेरेंस जो इफेक्ट है, फिनोमिना है, वो इसमें यूज होता है, उससे बनती है फोटोग्राफी। प्रिंसिपल क्या है इसमें, इसका प्रिंसिपल क्या है, बहुत सिंपल सा प्रिंसिपल है। दो तरंगों का अध्यारोपण होता है, एक तरंग कहलाती है कौन सी, ऑब्जेक्ट, और दूसरी कौन सी कहलाती है, रेफरेंस तरंग, है ना। एक तो कौन सी कहलाती है, हाँ, तो क्या कह सकते हो, किसी वस्तु से, जिसको ऑब्जेक्ट कहोगे आप, प्रकीर्णित कौन सी, ऑब्जेक्ट वेव, वस्तु तरंग जिसको आप कह सकते हो, कौन सी, प्रकीर्णित जो प्रकाश तरंग है इसको ऑब्जेक्ट वेव कह सकते हो। तथा दूसरी वाली एक और लेते हो इसमें, ऑब्जेक्ट वेव तथा एक संदर्भ तरंग, एक संदर्भ तरंग, रेफरेंस, या यूं कह सकते हो तथा संदर्भ तरंग, रेफरेंस वेव के अध्यारोपण से क्या प्राप्त होता है, अध्यारोपण के फलस्वरूप प्राप्त, व्यतिकरण प्रतिरूप, के रूप में, फोटोग्राफिक प्लेट पर इमल्सन लगा रहता है उस पर, होलोग्राम बनता है। क्या बनता है, होलोग्राम बनता है। जो 3D पिक्चर होती है उसमें सभी प्रकार का अभिलेखन होता है। हुआ कैसे, बताता हूं। सबसे पहले आप कहोगे लेजर लाइट लेंगे अपन, लेजर सोर्स आपके पास रहता है, इससे लेजर लाइट आपको मिलती है, उसको आप एक बीम स्प्लिटर लगा देते हो, यहां क्या लगा देते हो, एक बीम स्प्लिटर लगा देते हो। इसको मैं कहता हूं बीम स्प्लिटर। ये स्प्लिट कर देता है बीम को दो पार्ट में, एक पार्ट इधर चला जाता है बीम का, और दूसरा जो पार्ट है वो यहां चला जाता है। यहां एक मिरर लगा रहता है, M1 मिरर, उससे एक पार्ट रिफ्लेक्ट हो जाता है, और यहां दूसरा मिरर लगा रहता है, M2 मिरर।
इससे ये जो पार्ट रिफ्लेक्ट होता है, यहां ऑब्जेक्ट रखा रहता है। यहां क्या रखा रहता है? हाँ, ऑब्जेक्ट। जैसे सपोज आपके पास इस तरह का कोई ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट रखा रहता है, तो यहां से ये एक सिंगल रे हमने दिखाई है, लेकिन पूरा बीम आता है। कौन सा आता है? पूरा बीम आता है। वो जो बीम आता है वो इस पे इंसिडेंट होता है सारे पार्ट पे, और सारे पार्ट पे जो रिफ्लेक्टेड रेज होती है, वही सॉरी स्केटर्ड जो रेज होती है इसके हर पार्ट से, वो स्केटर्ड रेज आपको इधर से मिलती है। ठीक है, और ये स्केटर्ड रेज यहां जाती है, और ये जो रेफरेंस वेव है ये भी आता है, और यहां फोटोग्राफिक प्लेट रहती है। और यहां इस पर क्या बन जाता है? ये फोटोग्राफिक प्लेट पे ये होलोग्राम बन जाता है। ये रेफरेंस वेव कहलाती है। ये ऑब्जेक्ट वेव कहलाती है, जिसको संदर्भ तरंग कहते हैं। अब क्या होता है, ये जो तरंगे आती है ऑब्जेक्ट से स्केटर होकर के, ये सारे पार्ट से आ रही है, तो पूरी बीम आ रही है, अलग अलग एंगल पे आ रही है। ये भी पूरी बीम जाएगी, तो वो जो आपके पास इधर से आने वाली ऑब्जेक्ट वेव है, ये ऑब्जेक्ट बीम जिसको अपन कह सकते हैं, वेव की जगह बीम। और संदर्भ वेव, इसको भी बीम कह सकते हैं, रेफरेंस बीम, संदर्भ बीम कह सकते हो। ठीक है, या संदर्भ पुंज कह सकते हो। क्या कहोगे? तरंगों का पुंज है, ये आपको मिलता है, रेफरेंस बीम मिलती है। ठीक है, ये आपने बना दिया। होता क्या, इससे भी सारी की सारी जो बीम है वो आ रही है, तरंगे आ रही है बीम के रूप में, सारी तरंगे आ रही हैं पूरे इस प्लेट पे। इधर से भी रेफरेंस बीम आ रही है पूरी प्लेट पे, तो ये सारी तरंगे इन सारी तरंगों से मिलेंगे, पूरी प्लेट पे आपको क्या देंगी? इमेज देंगे, और वो क्या कहलाएगा? होलोग्राम। अब चूंकि सारी जो इंफॉर्मेशन है इसकी सारी हर सतह से आने वाली तरंगों की इनकी सारी सतहें मिलती हैं, तो होलोग्राम के पूरे पार्ट पे इसकी पूरी इंफॉर्मेशन हर पार्ट पे हर जगह मिल जाएगी आपको। समझ गए बात आप? इसलिए फोटोग्राफी में एक दिक्कत आती है, क्या आती है कि फोटोग्राफी में आधी फोटो फाट गई तो पता ही नहीं किसकी फोटो है। समझ गए बात आप? फट गई, आधे नीचे से आधा पोर्शन है, आप नहीं बता सकते। होलोग्राम में है कि होलोग्राम के आप 50 टुकड़े भी कर दो तो भी आपके पास छोटा सा टुकड़ा बचता है, उस छोटे से टुकड़े में क्या होगा? उस ऑब्जेक्ट की इंफॉर्मेशन रहेगी। हाँ, इतना जरूर है, उसका जो रिजॉल्विंग पावर है वो थोड़ा कम हो जाएगा, विभेद्यता उसकी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी थोड़ी सी, इतना जरूर है, लेकिन आपको इंफॉर्मेशन लगभग मिले। क्यों? क्योंकि सारी ये जो बीम थी ये इस बीम के साथ मिलेंगी, तो पूरे जो फोटोग्राफिक प्लेट है जहां होलोग्राम बना है उस पूरे होलोग्राम पे सारी इंफॉर्मेशन हर जगह है। समझ गए बात आप? ये स्थिति इसमें बनती है। तो इस तरीके से अपन क्या कहते हैं कि एक ही बीम को, लेजर बीम को अपन क्या स्प्लिट कराते हैं दो पार्ट में। ये प्रकाश पुंज का काम करती है, प्रकाशित तरंग होती है एक तरीके से, इससे रिफ्लेक्शन सॉरी इससे प्रकीर्णन के पश्चात आपके पास यहाँ रेफरेंस बीम के साथ मिलकर होलोग्राम डिजाइन करते हैं। अब आपको होलोग्राम, अब खास बात कर रहे थे, ये एक पर्टिकुलर एंगल पे आपके पास होलोग्राम बना है। इस ऑब्जेक्ट को अगर आप थोड़े दूसरे एंगल पे रखोगे और फिर आप यहां एक दूसरे ऑब्जेक्ट, इसको रहने दो, इसको हटा दो और यहां दूसरा ऑब्जेक्ट रख दो यहां पे, जैसे आप यहां दूसरा ऑब्जेक्ट रखोगे क्या रहेगा? वो अलग एंगल पे आएंगी और ये अलग एंगल पे जाके क्या बनाएंगे? फोटोग्राफी प्लेट पे उसी होलोग्राम पे आपको फिर से एक नया होलोग्राम मिल जाएगा, उसी पे सेम। उसको और किसी एंगल पे रखोगे तीसरी ऑब्जेक्ट को, उसका भी एक होलोग्राम बन जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि अलग अलग ऑब्जेक्टों का होलोग्राम आप सेम टाइम एक ही होलोग्राम पे बना सकते हो। समझ गए? तो ये इतनी इफेक्टिव फोटोग्राफी आपके पास है कि सेम टाइम पे, सॉरी एक ही होलोग्राम पे आपके पास बहुत सारी वस्तुओं का एक साथ इंफॉर्मेशन कलेक्ट हो जाती है। एक ही फोटो पे दूसरी अगला बना दे तो समझ में नहीं है क्या कहानी, लेकिन यहां क्या रहता है? ये रहता है। हाँ, लेकिन मजेदार बात क्या है, उसमें एक चीज और भी कर सकते हो आप। अगर ये दूसरा तीसरा ऑब्जेक्ट ले रहे हो तो आप लेजर लाइट का वेवलेंथ चेंज कर लो। समझ गए? उससे फिर आप होलोग्राम नया उसी पे बना लोगे। मजेदार बात क्या है इसमें कि जब आप होलोग्राम को देखोगे तो अब आप कहोगे सर हमें कौन सी ऑब्जेक्ट दिखेगा? तो जिस एंगल पे आपने इस पे इंसिडेंट कराई थी लेजर बीम और उस टाइम होलोग्राम बनेगा, वही लेजर उसी वेवलेंथ की उसी एंगल पे आप अगर आप होलोग्राम पे इंसिडेंट कराओगे तो आपको पर्टिकुलर उसी ऑब्जेक्ट की इमेज मिलेगी। एंगल चेंज
इमेज चेंज, फिर एंगल चेंज, इमेज चेंज हो गया आपके पास। समझ गए? तो इसका मतलब एक ही होलोग्राम से, और आप किसी भी एंगल से देखोगे आपको दिखेगा। आप बुक्स नहीं देखते क्या आजकल? जो स्टैंडर्ड बुक्स आती हैं, रेफरेंस बुक्स आती हैं, उनमें एक छोटा सा स्टिकर सा लगा रहता है, इधर से देखो इधर चमकीला सा दिखता है ना। हाँ हाँ हाँ, वो वाला, वो उस टाइप का रहता है, उस टाइप के बनते हैं होलोग्राम। वो सारी की सारी चीजें उसमें रहती हैं। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। तो ये आपके पास होलोग्राम था। अगर रिकंस्ट्रक्शन जो इमेज बनाते हो, ये इमेज होलोग्राम कंस्ट्रक्शन था, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। इमेज का रिकंस्ट्रक्शन क्या करोगे? बाई होलोग्राम। होलोग्राम से रिकंस्ट्रक्शन कैसे करोगे? बहुत सिंपल तरीका है। आपके पास होलोग्राम है, ये होलोग्राम है जनाब, ये सपोज होलोग्राम है, ठीक है। इसमें आपने क्या किया? लेजर लाइट इंसिडेंट करा दी, ये पुंज लेजर बीम है। क्या होगा? यहां होलोग्राम से जो रिफ्लेक्टेड बीम जो आपको मिलेंगे, रिफ्लेक्टेड, वो आपको यहां जाती हुई मिलेंगी। यहां आई है, आप देख रहे हो, आपकी आंख है, ठीक है। आपको लगेगा कि ये जो होलोग्राम है वो इधर है। वो जो इमेज थी ना अभी आपके पास, वो इस तरह की इमेज इधर पड़ी है, लेकिन ये कौन सी होगी? ये कौन सी इमेज होगी? वर्चुअल इमेज। एक्चुअल जो इमेज बनेगी वो इस तरफ बनेगी। रियल इमेज जिसको अपन कह सकते हैं। बनती दोनों ही है, लेकिन अपन जिसको देख रहे हैं वो कौन सी दिखती है अपन को? वर्चुअल वाली दिखती है, दिखती है एज इट इज वैसी की वैसी है, उसी एंगल पे। ये होलोग्राम है। ये सिंपल सा कंस्ट्रक्शन आपके पास है, ठीक है। इसकी कुछ प्रॉपर्टीज है, वो और पढ़ लेते हैं अपन। देखो क्या है, सबसे पहले तो रिक्वायरमेंट पढ़ते हैं अपन। क्या रिक्वायरमेंट है होलोग्राफी के लिए? होलोग्राम बनाने के लिए, डिजाइन करने के लिए आपके पास क्या क्या रिक्वायरमेंट होनी चाहिए, ठीक है। कह रहा है कि सिंस होलोग्राफी इज एन इंटरफेरेंस फिनोमिना, देयर शुड नॉट बी ए पाथ डिफरेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट वेव एंड द रेफरेंस वेव मोर देन द कोहेरेंस लेंथ। दिस इज नेसेसरी टू अचीव स्टेबल इंटरफेरेंस। कह रहा है कि दोनों के दोनों क्या, सॉरी, ये जो पैटर्न जो आपके पास बन रहा है होलोग्राम, उसमें जो दो तरंगे आपके पास होती हैं, ऑब्जेक्ट वेव आती है और दूसरी रेफरेंस वेव आती है। हालांकि एक ही लेजर लाइट से मिल रही हैं, लेकिन हमने अलग अलग मिरर से रिफ्लेक्शन करा करके और ऑब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट वेव का प्रकीर्णन हुआ है, ठीक है ना। तो उसके फलस्वरूप जब किरणें आती हैं तो उनमें क्या रहना चाहिए? डिफरेंस रहता है, वेव डिफरेंस, वेवलेंथ डिफरेंस। वो जो डिफरेंस है वो किससे ज्यादा नहीं होना चाहिए? किससे ज्यादा नहीं होना चाहिए? पाथ डिफरेंस, कोहेरेंस लेंथ से ज्यादा नहीं होना चाहिए, अदरवाइज होलोग्राम नहीं बनेगा। पहली बात ये ध्यान रखना स्टेबल इंटरफेरेंस के लिए। दूसरा कह रहा है कि कोहेरेंस दोनों में ही होनी चाहिए, दोनों ही टाइप की होनी चाहिए, स्पेशियल एज वेल एज टेम्पोरल कोहेरेंस होनी चाहिए। मोर इंपॉर्टेंट आपके पास स्पेशल कोहेरेंस इज इंपॉर्टेंट, so that the reference wave and the scattered object wave from different regions can interfere properly। अच्छे से इंटरफेयर कर सके, आपको एकदम स्पष्ट क्या दिखे? होलोग्राम बनता हुआ दिखे। अगला कह रहा है सी सिंस रिकंस्ट्रक्टेड इमेज coordinates depends on wavelength as well as position of the reconstruction source, it is necessary that the source emits a narrow band of wavelength and it is not broad in the interest of obtaining good resolution of the, हाँ ये कह रहा है कि रिकंस्ट्रक्शन जब आप करते हो उसका इमेज का, ऑब्जेक्ट की इमेज का, तो रिकंस्ट्रक्शन में आप कह रहे हो कि उसका जो रिकंस्ट्रक्शन है वो जो लेजर लाइट यूज करी है उसकी वेवलेंथ पे डिपेंड करता है। ध्यान देना जरा, इसलिए वो जो लेजर लाइट आप ले रहे हो वो ज्यादा ब्रॉड नहीं होनी चाहिए, उसका जो बैंडविड्थ था वो ज्यादा ब्रॉड नहीं होनी चाहिए। अदरवाइज जब आप उनमें कह रहे हो कि उसकी ब्रॉडनेस रहेगी तो जो पैटर्न बनेगा, इंटरफेरेंस पैटर्न, या जो रिकंस्ट्रक्शन के कारण जो इमेज बनेगी वो ब्लर बनेगी। कैसी बनेगी? ब्लर बनेगी। तो वो कह रहा है कि उसका जो बैंड गैप है वो क्या रहना चाहिए? बहुत कम रहना चाहिए, और लेजर लाइट वही होनी चाहिए जो उसकी कंस्ट्रक्शन में यूज करी थी आपने
होलोग्राम बनाने के लिए कंस्ट्रक्शन में यूज करी थी ना, वही होनी चाहिए आपके पास। अगला कह रहा है इन ऑर्डर टू ऑब्टेन एबरेशन फ्री reconstructed image, it is necessary that the reconstructing source is of the same wavelength and situated at the same point. हाँ, ये बात अपन कर चुके 2-3 बार कि रिकंस्ट्रक्शन एबरेशन इफेक्ट का मतलब क्या हुआ कि जो कॉर्नर्स होते हैं उनसे जो इमेज बनती है तो उनका कॉर्नर्स से आपके पास थोड़ा सा धुंधला सा आ जाता है मामला। व्हाइट लाइट यूज करते हैं उस कंडीशन में तो कलर आ जाता है वो वाला रीजन, तो वर्ण विपथन इसको अपन कहते हैं हिंदी में नॉर्मली। तो जो लेंथ वेवलेंथ है या उसमें चेंज आ जाता है रिफ्रैक्टेड वेव्स में, तो उसके कारण उससे बचने के लिए, उस ब्लरनेस से बचने के लिए कह रहा है कि सेम वही वेवलेंथ की लाइट यूज करोगे और सेम उसी पोजीशन पे रखा होना चाहिए सोर्सेस। समझ गए? तो तभी आपके पास एक्चुअल जो आपके पास रियल इमेज है वो बनेगी। ऑल रिकॉर्डिंग अरेंजमेंट्स लाइक फिल्म, ऑब्जेक्ट, मिरर्स एटसेट्रा मस्ट बी मोशनलेस ड्यूरिंग द एक्सपोजर। वो कह रहा है कि जिस टाइम आप ये बना रहे हो, एक्सपोजर से आप होलोग्राम बना रहे हो, किसी भी ऑब्जेक्ट पे आप लाइट डाल करके और उसका होलोग्राम बना रहे हो इंटरफेरेंस पैटर्न, तो वो कह रहा है कि वहां बाकी जो एटम्स हैं जिस एनवायरनमेंट में आप बना रहे हो, तो वो कह रहा है कि वहां का डिस्टर्बेंस क्या रहना चाहिए, मिनिमम से मिनिमम रहना चाहिए, वरना उनका डिस्टर्बेंस उस होलोग्राम में क्या हो जाएगा, रिकॉर्ड हो जाएगा। इसलिए एकदम मिली सेकेंड में रिकॉर्ड हो जाता है होलोग्राम। किसमें हो जाता है? मिली सेकेंड में रिकॉर्ड हो जाता है। और क्या ये जो मिरर हिल गया, वो जिस फिल्म पे बन रहा है वो हिल गई, ठीक है, ऑब्जेक्ट हिल गया, बीच में कोई मीडियम है उसके पार्टिकल्स हैं उनके कारण कुछ चीजें हो गई, डिस्टर्बेंस हुआ, तो उन सब के लिए क्या करना चाहिए? वो कहते हैं कि इसी तरह का अरेंजमेंट करें कि उनका डिस्टर्बेंस मिनिमम से मिनिमम हो। ये वाले आपके पास कंडीशंस होनी चाहिए। फिर कहता है कि इसकी विशेषताएं क्या क्या होती हैं होलोग्राम की, पहले अपन पढ़ चुके। क्या कह रहा है? 3D इमेज है, लेकिन क्या कह रहा है? लेजर प्रकाश किरणें हैं वो परावर्तित होती हैं वस्तु के प्रत्येक बिंदु से और सारे होलोग्राम परावर्तित होती हैं, तो अतः होलोग्राम का प्रत्येक भाग संपूर्ण वस्तु से परावर्तित किरणों से प्राप्त करता है। तो होलोग्राम के हर पार्ट पे उसके हर पार्ट से परावर्तित किरणें जाती हैं, सीधी सी बात है। इस कारण यदि होलोग्राम को छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित कर लिया जाए और उसका 3D इमेज देखा जाए तो उस कंडीशन में क्या होता है, उसकी सारी इंफॉर्मेशन उसमें क्या होती है, अपन को मिल जाती है। लेकिन क्या होता है, उसकी विविधता थोड़ी सी क्या हो जाती है, घट जाती है। इसलिए इसको क्या कहते हैं? घोस्ट इमेजिंग। ये नाम सुना है क्या आपने? घोस्ट इमेजिंग, भूतिया प्रतिचित्रण है ना, भूतिया प्रतिचित्रण कहते हैं ना कि एक को भूत को हटाया दूसरा भूत तैयार यानी एक ही बड़े भूत के 4 टुकड़े किए, 4 अलग अलग भूत तैयार हो गए, देखते हैं ना मूवीज में इनमें, है ना तो वो घोस्ट इमेजिंग है इसके अंदर। ठीक है, ये स्थिति है, यानी टुकड़े टुकड़े कर दोगे इसके आप छोटे छोटे, तो हर एक टुकड़ा किसका काम? एक भूत की तरह काम करेगा, एक इमेज की तरह काम करेगा उसका। होलोग्राम फोटोग्राफ के समान ऋणात्मक नहीं होता, यह हमेशा कैसा रहता है? पॉजिटिव प्रतिरूप होता है। अगला कह रहा है कि कई वस्तुओं के होलोग्राम एक ही उस पे फोटोग्राफिक प्लेट पे बनाए जा सकते हैं और बिना किसी बाधा के भिन्न भिन्न वस्तुओं को अलग अलग कोणों से आप अलग अलग आराम से देख सकते हो, वो इसकी बहुत बड़ी विशेषता है। अगला कह रहा है होलोग्राफी द्वारा किसी चित्र को प्रेक्षक विभिन्न विन्यासों, अलग अलग कोणों से विभिन्न रूप में देख सकता है, जबकि सामान्य फोटोग्राफी में चित्र केवल एक कोण से देखने में दिखाई पड़ता है। 3D इमेज अगर आप देखना चाहो फोटोग्राफी प्लेट, आप देखो आप बिल्डिंग अठन सी हो, दूसरे साइड में देखना हो बिल्डिंग अपन ये दिखा है सीधी लाइन सी, तो इसका मतलब क्या हो गया कि अलग अलग कोणों से देखते हो तो आप उसमें आसानी से देख सकते हो, लेकिन सिंपल फोटोग्राफी में ऐसा नहीं होता है। कहां कहां उपयोग कर सकते हैं अपन? कॉमर्शियल उपयोग तो आजकल होलोग्राम का बहुत सारी कंपनियां अपने जो डाटाज होती हैं उनकी जो इन्फॉर्मेशन होती है एक छोटे होलोग्राम में सेट करके दे देती हैं, है ना। तो प्राइवेसी या जो उनका कॉपीराइट है उनके लिए जैसे बुक्स वगैरह भी होती हैं, उनके जो आपके पास आते हैं आजकल मार्केट में प्रोडक्ट्स आते हैं, उनका एक पर्टिकुलर होलोग्राम होता है। आप उस पर्टिकुलर कंपनी को चेक करने के लिए उसका एक पर्टिकुलर होलोग्राम होता है, उसकी कॉपी करना बहुत ही टिपिकल होता है, इसलिए उसके लिए कंपनियां उसको यूज करती है। डाटा संग्रहण, डाटा स्टोरेज, बहुत सारे डाटाज हैं उस पर आराम से संग्रहित किए जा सकते हैं, वो सारा काम चल रहा है। अकॉस्टिक होलोग्राफी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अकॉस्टिक होलोग्राफी, ध्वनि तरंगों का सामान्य स्थिति में फोटोग्राफी पर प्रतिचित्रण नहीं हो सकता, लेकिन साउंड वेव का होलोग्राम डिजाइन हो सकता है। अब इसको अकॉस्टिक होलोग्राफी कहते हैं। होलोग्राफी इंटरफेरोमेट्री बनाई जा सकती है, इंटरफेरेंस में काम आती है। होलोग्राफी माइक्रोस्कोपी डिजाइन हो सकती है, इसमें डेप्थ इफेक्ट्स बहुत अच्छे से आते हैं। माइक्रोस्कोप में डेप्थ इफेक्ट देखते हैं वो कम आते हैं, इस अकॉस्टिक होलोग्राफी से देखते हैं, सॉरी इस होलोग्राफी माइक्रोस्कोपी से देखते हैं तो क्या आते हैं, बहुत अच्छे से इफेक्ट देखने को मिलते हैं, डेप्थ इफेक्ट वस्तुओं के। ठीक है, ये सिंपल आपके पास क्या थी, होलोग्राफी। थोड़ा सा स्पीड हो गया लेकिन जरूरी है अब चूंकि। इसके चलो क्वेश्चन कर लेते हैं थोड़े से।
हाँ सेव तो करना ही करना है। चलो क्वेश्चन कर लेते हैं इसके, फटाफट आंसर देना। इसका जो क्वेश्चन आएगा वो थ्योरेटिकली आएगा, ध्यान रखना इसका, है ना। इसका क्वेश्चन कैसा आएगा? थ्योरेटिकल ही आएगा, टफ क्वेश्चन नहीं आएगा। हीलियम नियॉन लेजर में जनसंख्या उत्पन्न प्राप्त किया जाता है, पॉपुलेशन इन्वर्जन हीलियम नियॉन में। ऑप्शन क्या कह रहा है? फोटोन उत्तेजन, नहीं ऐसा तो है नहीं, ऑप्टिकल पंपिंग में रहता है ऐसा तो। इलेक्ट्रॉन उत्तेजन द्वारा, अप्रत्यास्थ परमाणु टक्कर द्वारा, इलेक्ट्रॉन एक्साइटेशन भी नहीं करते अपन इसमें, इंपैक्ट करते हैं उसकी इलेक्ट्रॉन की, कंफ्यूजन हो सकता है इसमें, ध्यान रखना। अप्रत्यास्थ परमाणु टक्कर द्वारा बिल्कुल होता है। रासायनिक अभिक्रिया नहीं, ये तो हीलियम फ्लोराइड वाले, हाइड्रोजन फ्लोराइड वाले केस में होता है। कौन सा आंसर? थर्ड वाला। लेजर स्रोत से प्राप्त तरंगागर होता है, ये बड़ी मजेदार बात। लेजर स्रोत से प्राप्त तरंगागर, लेजर तरंगे कॉलिमेटेड बीम्स होती हैं, अपन ने बताया था। समांतरित पुंज होता है, तो समांतरित पुंज का तरंगागर समतल, याद रखना इसको, थोड़ा सा ट्रिकी है। Which transition does not depend on energy density of radiation? कौन सा ट्रांजिशन है जो ऊर्जा घनत्व पर निर्भर नहीं करता, विकिरणों की ऊर्जा घनत्व पर निर्भर नहीं करता? अवशोषण, उत्सर्जन, और उत्सर्जन में भी दोनों स्वतः है और स्टिमुलेटेड। स्टिमुलेटेड तो करता है, अवशोषण भी करता है, स्वतः नहीं करता। हमने लिखाया था कि स्वतः जो उत्सर्जन है उसकी जो प्रायिकता दर है वो क्या रहती है? कांस्टेंट, A21 के बराबर होती है। तो कौन सा? स्पॉन्टेनियस एमिशन। At which temperature rate of spontaneous and stimulated radiation will be equal for wavelength 5000 एंगस्ट्रॉम? तो P12 और P21 आपको निकालना है। क्या आया था? e⁻h⁻KT-1 आया था, है ना। तो लिख सकते हो दोनों के लिए, कोई दिक्कत नहीं है। सॉल्व करोगे तो अराउंड कितना आ जाएगा? ये आपके लिए होमवर्क है, इतने दिन हो गए मेरे को कराते हुए, एक क्वेश्चन तो करोगे, दोनों को बराबर कर देना। Which one is not related to a laser? गेन मीडियम जरूरी होता है उसमें, तो पंपिंग बिल्कुल जरूरी होती है। ऑप्टिकल रेजोनेटर वो तो होती है कैविटी उसमें। ऑप्टिकल एक्टिविटी, प्रकाशिक सक्रियता, ये तो अलग बात है भाई, ये तो पोलराइजेशन में चले गए आप। अगला, लेजर की मूल क्रिया का आधार समष्टि प्रतिलोपन है, यानी लेजर की जो बेसिक फंडामेंटल एक्शन है वो क्या है? पॉपुलेशन इन्वर्जन है। तो पॉपुलेशन इन्वर्जन में क्या होगा? हाँ N2, हाँ ऊपर वाले जो मेटास्टेबल स्टेटम उसमें क्या होने चाहिए? ज्यादा होनी चाहिए परमाणु। आइंस्टीन गुणांकों A21 और B21 में संबंध है? फर्स्ट ऑप्शन नहीं हो गया ना, चूक। 8πh न्यू क्यूब अपॉन सी क्यूब, A21 अपॉन B21, 8πh न्यू क्यूब अपॉन सी क्यूब, न्यू की 3 घात के समानुपाती, और लेमडा बराबर है C अपॉन न्यू। तो 8πh अपॉन, हाँ है ना, सिंपल से था ना। हाँ सिंपल से को अगर आपने इतने फास्ट उड़ा दिया तो गड़बड़ हो जाएगी, ध्यान रखना। लेसर के बारे में कौन सा कथन असत्य है? देखो पहला कह रहा है कि रेजोनेंट कैविटी की अनुपस्थिति में प्रकाश का प्रवर्धन नहीं होगा, ये बात तो ठीक है, कैविटी तो चाहिए, काम तो उसी में होगा सारा का सारा, अदरवाइज होगा ही कहां। लेजर में सक्रिय माध्यम प्रवर्धनशील माध्यम होता है, बिल्कुल, एम्प्लीफिकेशन तो सक्रिय माध्यम में ही होगा सारा का सारा, वरना होगा किसमें? पंपिंग करोगे किसमें? सक्रिय माध्यम के परमाणु तो भाग लेते हैं लेजर एक्शन के लिए। लेजर एक प्रकाश स्रोत है और एक इलेक्ट्रॉनिक दोलित्र के अनुरूप है, बिल्कुल है। रेजोनेंट कैविटी में हम यही तो करते थे, एक स्पॉन्टेनियस फोटोन निकल जाता था या कोई स्टिमुलेटेड फोटोन अगर निकल गया कोई सा, तो वही क्या कर सकता था? लेजिंग एक्शन को शुरू कर सकता था आगे, यानी सॉरी एम्प्लीफिकेशन को शुरू कर सकता था, बार बार रिफ्लेक्शन करा करके। लेजर में स्वतः उत्सर्जन की दर उद्दीपित उत्सर्जन से नहीं, स्वतः तो हम नकारते ही हैं, इसी से तो हम लेजर बनाना शुरू कर रहे थे कि स्वतः तो होना ही नहीं चाहिए, बहुत कम से कम होना चाहिए। असत्य कथन खोजिए, आप बड़े खोजी हो भाई, खोज सकते हो। हीलियम नियॉन लेजर में लेजर प्रकाश हीलियम में 5s से 3p में, ये देखो लेवल तो ठीक है लेकिन हीलियम में नहीं होता, ये नियॉन में होता है। अल्लो ये काम खत्म हो गया, पहला ही है। गैसों का मिश्रण 10⁻² पास्कल पर रखा जाता है, 1 टोर के आसपास रखा जाता है। अंतः के शीशों, लास्ट वाले जो शीशे होते हैं उनकी बीच की दूरी लेजर तरंग दैर्ध्य का गुणक होता था। मैंने लेजर उसमें
रेजोनेटर वाली जो कैविटी रेजोनेटर था उसमें बताया था उसकी लेंथ कैसे ली जानी चाहिए, उसमें अगर परगामी तरंगों का निर्माण होता है तो उनकी इंटीजर मल्टीपल होनी चाहिए लेंथ की 12, इस प्रकार की लेंथ ली जानी चाहिए। जिस परिशुद्धता से क्वार्टर बनाई जाती है वह ऐसी है कि डेल्टा एल लेस देन 10⁻⁷ एल होता है, जहां एल क्वार्टर की लंबाई है। ये इतना क्यों लिया, इनिशियल जो लेंथ है उसका 10⁻⁷ गुना लिया उसने, इतना कम उसमें जो डिफरेंस आ सकता है वो इतना कम होना चाहिए। क्यों, अदरवाइज क्या होगा, पाथ डिफरेंस जनरेट हो जाएगा और आपके पास ऊपर वाली जो शर्त है वो सेटिस्फाई नहीं होगी, रेजोनेटर वाली, उसमें एम्प्लीफिकेशन फिर स्टार्ट नहीं होगा, परगामी तरंगे बनेंगी नहीं। समझ गए बात आप? तो ये स्थिति रहेगी, इसलिए क्या नहीं होना चाहिए, इससे कम, हाँ इससे कम होनी चाहिए, मतलब इससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए जो डिफरेंस है वो। स्वतः उत्सर्जन गुणांक ए तथा प्रेरित उत्सर्जन गुणांक बी का अनुपात A21 और B21 क्या था, 8/h ν³ अपॉन C³। तो A/B 21:1 प्रोपोर्शनल टू ν³ +3 है क्या, फर्स्ट ऑप्शन। फिर कह रहा है होलोग्राफी के लिए गलत कथन है, लेजर प्रकाश का उपयोग करते हैं, भाई करते हैं, गलत तो कहां, ये बात तो सही है। चित्र 3D होता है चित्र 3D, ये गहराई पर विस्थापना भास पैरेलक्स दोनों दिखाता है, बिल्कुल डेप्थ भी दिखाता है और पैरेलल में कोई चीजें उनके भी बिल्कुल दिखाता है कि कितनी पैरेलल डिस्टेंस पे कितनी दूरी पे हो, डेप्थ इफेक्ट दिखाता है, इसलिए तो 3D में बताता है। ये सिर्फ तीव्रता रिकॉर्ड करता है, नहीं भाई नहीं, ऐसा नहीं है। तो हाँ ये एम्पलीट्यूड के, तीव्रता एम्पलीट्यूड से रिलेटेड है, तो एम्पलीट्यूड के साथ साथ फेज भी रिकॉर्ड करता है, ठीक है। और रह गया क्या, ये तो हो गया, फिर से चालू हो गया। चलो तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, इस पेशेंस के साथ आपने इस ऑप्टिक्स को झेला, पढ़ा, है ना, और गुणा, ऐसा मानता हूं आपने काम में ली, अच्छे से समझा है। किसी प्रकार की दिक्कत हो तो अपन फिर यहीं प्रेजेंट है। अगला टॉपिक अपन स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रॉनिक्स, काफी समय से डिमांड है, चलो वो भी चालू करें। कितनी बुक हो गई अपनी, 4 हो गई, थर्मो हो गई, मैकेनिक्स हो गई, ऑप्टिक्स हो गई, क्वांटम समाप्ति की ओर है, ईडी भी समाप्ति की ओर है, तो 5 बुक हो जाएंगी, 3-4 एक और बचेंगी। इलेक्ट्रॉनिक्स अपन शुरू कर देंगे, और न्यूक्लियर बची, सॉलिड और ऑक्सीलेशन वेव वो छोटी छोटी है। इलेक्ट्रॉनिक्स थोड़ा सा बड़ा पोर्शन है, बाकी सारे पोर्शन क्या है, छोटे छोटे हैं।